हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे हैं, आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आज की वीडियो में आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ सीए इंटर एडवांस काउंट के आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सारे एमसीक्यू, ऑल चैप्टर और ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जितने भी एमसीक्यू हैं सर, सारे के सारे मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। मैंने क्या किया है, स्टडी मटेरियल में जितने एमसीक्यू हैं उन सबको सर एक फाइल में कंपाइल कर दिया है। ये फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात और, मई 24 अटेम्प्ट के लिए सीए इंटर सीए फाइनल के जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखे हैं सर। जितने भी केस सिनेरियो आपके स्टडी मटेरियल में, आरटीपी में, एमटीपी में, आपके सर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, उन सब को मैंने कंपाइल कर रखा और साथ में कुछ एक्स्ट्रा केस सिनेरियो मैंने ऐड कर रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे सर हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक जी सर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक दो बातें और आपको बता देता हूं। कई स्टूडेंट की ना डिमांड आ रही कि सर हमारा नवंबर अटेम्प्ट है, आपके जो कोर्सेज हैं इस पर डिस्काउंट कब आएगा। मैं आपको बता दूं, 1 मई से हम लोग क्या करें सर, डिस्काउंट कर रहे हैं प्राइसेस में, और अलग से कोई आपको डिस्काउंट कोड यूज नहीं करना। हम क्या करेंगे, प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट सर नवंबर अटेम्प्ट के लिए क्लासे देख रहे हैं, चाहे आपका सीए इंटर सीए फाइनल रेगुलर कोर्स या फास्ट ट्रैक कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड बैच, सबके प्राइस सर 1 मई से रिड्यूस हो जाएंगे। नवंबर 23 अटेम्प्ट में मैंने आईसीआई का स्टडी मटेरियल बैच लिया था, जिसमें मैंने अकाउंट और एडवांस काउंट के सारे चैप्टर सर स्टडी मटेरियल से, जितने उसमें क्वेश्चन थे, इलस्ट्रेशन थे और साथ में कॉन्सेप्ट का रिवीजन सर, उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो जो चैप्टर सर आपके लिए रेलिवेंट है सर, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो सर अब मैं आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूं, इसके बारे में एक बात बता देता हूं। ये जो वीडियो है ना, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एग्जाम से कुछ दिन पहले, इसलिए जो मेरी बोलने स्पीड रहेगी ना, वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ये जो स्पीड सर आपको इस क्लास में देखने को मिलेगी, ये स्पीड सर इन कंपैरिजन टू माय रेगुलर कोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्स थोड़ी ज़्यादा रहेगी। उसका रीज़न क्या है कि मैं इस टाइम पे सर आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना चाहता हूँ, इसलिए सर स्पीड थोड़ी सी हम ज़्यादा रखेंगे। एक बात और, मैं पहले आपको सर जो एमसीक्यू कराऊंगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एमसीक्यू कराऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, चैप्टर के एमसीक्यू कवर करेंगे। तो आप जल्दी से क्या करेंगे सर, इंडेक्स एक बार चेक कर लेंगे, चैप्टर नंबर 9 जिसमें सर आपका AS1 है, वहां पहुंचेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। एक दो बातें और प्लीज आप ध्यान रखें, अगर आपके लिए सर पॉसिबल हो तो प्रिंट आउट जरूर ले लें इसका ना, क्योंकि सर उसमें ना आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि बीच में अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं तो सर आप उसको नोट कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को सर आप रेफर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं AS1 से। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंसिडरेशन इन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एक कंपनी जब अपने यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करती है और उसे सर अप्लाई करती है, ठीक, तो उस केस में इनमें से कौन सा मेजर कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार करना, ध्यान रखना। देखिए सर, प्रूडेंस आपका मेजर कंसिडरेशन है इन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कंपेरेबिलिटी सर ये मेजर कंसिडरेशन नहीं है, तो बी आंसर आ गया। मैटेरियलिटी सर आपका मेजर कंसिडरेशन है। सब्सटेंस और फॉर्म सर आपका मेजर कंसिडरेशन है इन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक जी सर। क्वेश्चन 2, अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफरेंट कंपनी ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री। देखिए सर, सेम इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी ऑपरेट कर रही हैं और उन्होंने क्या किया सर, अडॉप्ट कर ली अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी। मीन्स रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है, उसमें 10 अलग अलग कंपनियां हैं। अब उन 10 कंपनियों ने क्या किया सर, अगर मान लो एक मिनट के लिए अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं, अफेक्ट विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स द मोस्ट। सर इसमें से कौन सी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को सर वो मोस्ट अफेक्ट करेगी। देखिए सर, अगर सेम इंडस्ट्री में अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट होंगी तो सर उनका जो इंफॉर्मेशन है सर वो कंपेरेबल नहीं हो पाएगी, तो कंपेरेबिलिटी आ जाएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना सर, इसका कोर कॉन्सेप्ट आपका फ्रेमवर्क के चैप्टर में है। रेलिवेंस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, रिलायबिलिटी, सर जो आपका मोस्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक सर अफेक्ट होगी वो आपकी कंपेरेबिलिटी है। ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट। सर इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सर करेक्ट नहीं है इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्वेश्चन पढ़िए सर आराम से, देखिए क्या कहता है।
जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करेंगे, ठीक, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर के रिगार्ड में सर इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखिए सबसे पहले, एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज ए मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, बिल्कुल सर करेक्ट है ये। द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज टू द एक्सटेंट एसर्टेनेबल, बिल्कुल, जितना अमाउंट सर एसर्टेनेबल हो पाएगा हम उसे डिस्क्लोज करेंगे। वेयर सच अमाउंट इज नॉट एसर्टेनेबल होली इन पार्ट, तो हम लोग क्या करते हैं सर, फैक्ट को इंडिकेट करते हैं, ठीक जी सर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। If a change is made in the accounting policy which has a no material effect on the financial statement for the current period, but which is reasonably expected to have a material effect in the related period, the effect of such change should be appropriately disclosed in the period in which the change is adopted. बिल्कुल ठीक है सर। If a change is made in an accounting policy which has material effect on the financial statement for the current period and is reasonably expected to have a material effect in later period, the effect of such change should be appropriately disclosed only in the later period. नहीं सर, आपको सर सेम ईयर में जब आप क्या करेंगे सर, उसे अडॉप्ट करेंगे, आपको सर क्या करना पड़ेगा सर, उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज ईयर नेक्स्ट टू द ईयर इन विच द चेंज इज अडॉप्टेड। नहीं सर, तो आपका डी आंसर आ जाएगा, ये स्टेटमेंट सर आपकी करेक्ट नहीं है इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, AS2 देखिए, AS2 में सर पहला क्वेश्चन क्या है, विच आइटम ऑफ द इन्वेंटरी इज अंडर द स्कोप ऑफ AS2 रिवाइज्ड, सर इसमें से कौन सी आइटम सर ऐसी है जो AS2 के स्कोप में है? WIP अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सर ये AS2 के स्कोप से बाहर है। रॉ मटेरियल सर ये AS2 के स्कोप के अंदर है, ठीक जी सर। चलिए, शेयर डिवेंचर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, सर ये आपके AS2 के स्कोप से बाहर है। मटेरियल एंड अदर सप्लाई हेल्ड फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंटरी आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट इफ द फिनिश गुड्स इन विच दे विल इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी, पता वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है, बल्कि मैं इस कॉन्सेप्ट को बता दूं एक बार। देखिए सर, जब भी हम लोग रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करते हैं तो कैसे करते हैं सर, हम लोग ना पहले ये चेक करते हैं कि फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे। अगर फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन सर, मतलब ऐसे बोलता हूँ, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो फिनिश गुड्स है उसका सेलिंग प्राइस इन कंपैरिजन टू सर फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन सर कैसे होगा, आपका ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस, ठीक जी सर। अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस सर आपका फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से कम है तो सर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा सर लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक जी सर। अभी क्वेश्चन पढ़िए एक बार क्या लिखता है, material and other supplier held for use in the production of inventory are not written down below cost, सर मतलब cost पे valuation करेंगे आप। if the finished good production, if finished product in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost, तो A आंसर आ जाएगा, ठीक जी सर। all of the following costs are excluded while computing value of the inventory except, सर इसमें से कौन सी ऐसी cost है सर जो हम लोग एक्सक्लूड नहीं करेंगे? सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सर हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक जी सर। एलोकेटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, सर इसे हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार ना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, ठीक, हम इन कॉस्ट को एक्सक्लूड करेंगे वाइल कंप्यूटिंग, जब कंप्यूट करेंगे सर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे क्या है सर, उसे इंक्लूड कर लेंगे, किसे इंक्लूड करेंगे सर, एलोकेटेड फिक्स ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से सर हम लोग क्या करते हैं सर, फिक्स ओवरहेड को एलोकेट करते हैं। एबनॉर्मल वेस्टेज सर हम उसे एक्सक्लूड करते हैं। स्टोरेज कॉस्ट विच इज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, सर इंस्टीट्यूट ने ना जब अपने MCQ पहली बार लॉन्च किए थे ना, तो यहाँ पे सर नोट वर्ड नहीं लिखा था, एक प्रिंटिंग एरर थी, बाद में इंस्टीट्यूट ने उसे ठीक कर दिया था, ठीक। तो अगर किसी बच्चे के पास सर वो बुक है जिसमें नोट नहीं लिखा तो यहाँ पे नोट लिख लेंगे, ठीक। चलिए फोर्थ पॉइंट वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज और आर इनकरेक्ट, सर आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सर आपकी इनकरेक्ट है। देखिए स्टोरेज कॉस्ट विच इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बिल्कुल। देखिए जब सर अपने आप फिनिश प्रोडक्ट ना अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है, ठीक, तो सर अगर एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के बीच में हमें स्टोरेज करना मैंडेटरी है तो सर वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है। हालांकि वैसे अगर स्टोरेज कर रखा आपने, जैसे मान लो फिनिश गुड्स रेडी है और फिर स्टोरेज कर रखा, सर वो कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता, ठीक। तो सर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगी उसने, पहली स्टेटमेंट सर करेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर नेवर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सर वो कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, नहीं सर ऐसा नहीं है। अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है ना इन रिलेशन टू सर आपका इन्वेंट्री, तो सर आपको जैसे इन्वेंट्री एक्वायर करने से रिलेटेड सर अगर कोई डायरेक्टली खर्चा है तो सर वो आपका इंक्लूड हो जाएगा, तो सर ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। फुल अमाउंट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सर ये स्टेटमेंट जो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। डी पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सर ये जो पॉइंट है ना ये भी आपका इनकरेक्ट है। इंस्टीट्यूट की साइड से सर आपका जो आंसर है सर उसमें एरर है, ठीक जी सर, मतलब यहाँ पे B एंड D आना चाहिए।
अब आप एग्जाम के लिए क्या करेंगे सर, दोनों लाइन को याद कर लेंगे, दोनों ही सर आपके लिए क्या है, आपके लिए इनकरेक्ट है, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो सर इसमें से एक लाइन या तो चेंज होकर आएगी या हट के आएगी, ठीक। चलिए AS4 क्वेश्चन 1, कैश अमाउंटिंग टू ₹4 लाख स्टोलन बाई कैशियर इन द मंथ ऑफ मार्च X1। हमेशा AS4 में हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है जी सर। ये आपका रिपोर्टिंग डेट है, बैलेंस शीट डेट, और सर ये आपका अप्रूवल डेट, ठीक जी सर। देखिए क्या लिखता है, कैश अमाउंटिंग टू 4 लाख स्टोलन बाय द कैशियर इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है सर। यहाँ पे कैश चोरी हो गया, मतलब बैलेंस शीट डेट पे सर आपकी कंटीजेंसी या इवेंट, आपका कंडीशन या कंटीजेंसी सर एग्जिस्ट करते, ठीक जी सर। स्टोलन बाय द कैशियर इन द मंथ ऑफ मार्च X1 वाज डिडक्टेड इन अप्रैल X1। देखिए सर, कोई भी ऐसा इवेंट सर जिसके अगेंस्ट कंटीजेंसी या कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, ठीक, और उसके बाद सर फर्दर आपको एविडेंस मिलते हैं तो वो एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X1 वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 मई X1 एज पर AS दिस इज एडजस्टेबल आ जाएगा सर। अब यहाँ पे देखते सर एडजस्टिंग इवेंट सर आपका ए आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर ओनली फेवरेबल इवेंट दैट आर अकर, नहीं सर, फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, ठीक जी सर। ओनली अनफेवरेबल नहीं सर, दो सिग्निफिकेंट इवेंट both favorable and unfavorable that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statement are approved by the board of directors। तो सर सी आंसर आ जाएगा इसका। थर्ड, AS4 डज नॉट अप्लाई टू ओब्लिगेशन अंडर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। सर जो ओब्लिगेशन आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के अंदर सर इसके ऊपर आपका AS4 जो है वो अप्लाई नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। कमिटमेंट अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट, सर इसके ऊपर आपका AS4 अप्लाई नहीं होता। लाइबिलिटी ऑफ लाइफ एश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम पॉलिसी सूट, सर इसके ऊपर भी आपका AS4 अप्लाई नहीं होता। बोथ A, B एंड C आना चाहिए सर यहाँ पे ना। अब इसका आंसर सर डी बन जाएगा। ऑल ऑफ द अबव लिख लो बल्कि ना, ऑल ऑफ द अबव। आपके पास जो नोट्स आएंगे उसमें मैं आपको ये चेंज करके दे दूंगा, ठीक है। तो आपके पास लिखा होगा पहले से ही ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, A लिमिटेड सोल्ड इट्स बिल्डिंग फॉर बीच 50 लाख टू बी लिमिटेड एंड ऑल्सो गिवन द पोसेशन टू बी लिमिटेड। सर ए ने क्या किया, बी को बिल्डिंग बेच दी और पोसेशन भी दे दिया। द बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 30 लाख एज ऑन 31 मार्च X1 द डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटी आर पेंडिंग। इसका मतलब सर आपका कंडीशन या कॉन्टिजेंसी सर बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च X1 द कंपनी शुड रिकॉर्ड द सेल। सर बिल्कुल उसे रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, अगर रजिस्ट्री सर आपकी कब होती है, आपका अप्रूवल डेट से पहले होती है। द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑफ 20 लाख इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर बिल्कुल। बोथ ए एंड बी, सर ये दोनों आएंगे आंसर, तो सी बन जाएगा यहाँ पे ना। द कंपनी शुड डिस्क्लोज द प्रॉफिट ऑफ 20 लाख इन द नोट्स अकाउंट, नहीं सर, ये तब होता जब नोट आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता, ठीक। चलिए AS5, a change in estimate life of asset which necessity adjustment in the depreciation is an example of change in accounting estimate, सर डी आ गया, ठीक। चलिए Which of the following is considered as an extraordinary item as per AS5। देखिए सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं होती। ऑर्डिनरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है सर जो आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है एंड एंसिलरी टू इट है। सर कई बार बिजनेस में ऐसी एक्टिविटी होती है जो प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन सर वो प्रिंसिपल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, ठीक जी सर। तो इसमें सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कौन सी होगी, रिटर्न डाउन और रिटर्न ऑफ रिसेबल। सर रिसेबल को आपने राइट ऑफ कर दिया, रिटर्न डाउन कर दिया। इन्वेंट्री एंड इंटेंजिबल एसेट, गेन एंड लॉस फ्रॉम सेल ऑफ अबेंडेंट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन ए बिजनेस, effect of a strike including those against competitor and major supplier, fall damage from unusually heavy rain or a normally dry environment। ये देखिए सर, इसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, तो ये अपने लिए क्या बनेगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, ठीक जी सर। Which one of the following is an example of extraordinary item? The written down of the inventory to their net realizable value। सर ये आपकी ना ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है, हालांकि इसकी नेचर मटेरियल होती है, ठीक जी सर। रिवर्सल ऑफ रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री, सर ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है, नेचर मटेरियल होती है, ठीक। गवर्नमेंट ग्रांट बिकम रिफंडेबल, सर ये आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, ठीक। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन सर ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है, नेचर सर आपकी मटेरियल होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आर इनकम और एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट दैट क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रेकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली, ठीक जी सर। बोथ ए एंड बी, सर ये दोनों आ जाएंगे, तो सी आंसर बन गया। आगे देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन 5, an audit stock verification during the year ended 31st March X1 revealed that opening stock of the year was understated by 5 lakh
ड्यू टू रॉन्ग काउंटिंग, तो ये तो प्राइवेट एरर हो जाएगी ना। एन ऑडिट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द ईयर, सर ड्यूरिंग द ईयर हमें पता लगा सर स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान, रिवील दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर वाज अंडरस्टेटेड बाय 5 लाख। सर जो ओपनिंग स्टॉक था ना वो आपका 5 लाख से अंडरस्टेटेड था, ठीक जी सर। ड्यू टू रॉन्ग काउंटिंग वाइल फाइनलाइजिंग अकाउंट योर ओपिनियन विल बी, सर अपनी ओपिनियन क्या होगी, देखिए सबसे पहले कहता है इट इज नॉट ए प्राइवेट आइटम, नहीं सर ये अपने लिए क्या है, प्राइवेट आइटम है, क्योंकि कोई भी ऐसी एरर या ओमिशन सर, बल्कि ऐसे बोलता हूँ, कोई भी ऐसी इनकम और एक्सपेंडिचर जो आप करंट ईयर में रिकॉर्ड करते हैं बट वो बिलोंग करता है अर्लियर ईयर से, तो सर अपने लिए एरर या ओमिशन बन जाएगा, सर वो अपने लिए प्राइवेट आइटम बन जाएगी, ठीक जी सर। इट शुड बी ट्रीटेड एज ए प्राइवेट एडजस्टमेंट एंड शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये प्राइवेट एडजस्टमेंट है और इसे हम अलग से सर क्या करेंगे, करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे, सर ये अपना करेक्ट है, ठीक जी सर। सी द एडजस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख इन बोथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर एंड प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल सर, क्योंकि रिस्पेक्टिव आइटम में सर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, तो सर बी और सी आंसर आ गया, यहाँ पे लिख दिया सर उसने बोथ बी एंड सी, तो डी बन जाएगा ऑप्शन, ठीक। चलिए फिफ्थ का डी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आइए बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, एक तरीके से सिनेरियो दे रखा है इसने। द बिलो इन्फॉर्मेशन रिलेट टू क्वेश्चन 1 to 3, सर जो आपका पहली ये मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है सर ये पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक है, ठीक है जी सर। देखिए एक्स वाई लिमिटेड एग्री टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट जीएच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल X1, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कब लिया सर आपने, 1 अप्रैल X1 को। द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम इज 3 ईयर, ठीक है। एक्स वाई लिमिटेड एक बार लिख लेता हूं, 31 मार्च X2, 31 मार्च X3, 31 मार्च X4। The expected completion time is 3 years. XY Limited incurred a total cost of 30 lakh up to 31st March X2। सर यहां तक जो कॉस्ट इनकर्ड हुई थी वो 30 लाख इनकर्ड हुई थी, ठीक जी सर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एडिशनल कॉस्ट ऑफ 90 लाख, अच्छा एडिशनल कॉस्ट सर आपकी 90 लाख और लगेगी, ठीक है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 112, ठीक है, 112 का सर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। एज एट 31 मार्च X2, सर यहां की बात कर रहा है। XY Limited has built GH Limited for 42 लाख एज पर द एग्रीमेंट, सर एग्रीमेंट के तहत उसने क्या किया, 42 लाख की बिलिंग कर दी, लेकिन सर हम लोग जो भी रिवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं सर वो आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेस पर रिकॉर्ड करते हैं। एक बात और, अगर कॉन्ट्रैक्ट में सर एक्सपेक्टेड लॉस है तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक जी सर। एज्यूम दैट द वर्क इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 75% बाय द एंड ऑफ द ईयर 2, ओके। सर यहां उसने बताया कि 75% काम कंप्लीट हो गया है। चलिए revenue to be recognized by XY Limited for the year ended 31st March X2। सर यहां पे वो पूछ रहा है कि रिवेन्यू आप कितने रिकॉर्ड करेंगे, देखिए बेटा पहले क्या करेंगे, यहां पहली रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं सर, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करेंगे, आपका कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, सर 30 + 90 इंटू आपका 100, 25%, ठीक जी सर। सेकंड क्या आएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका है 112 इंटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, सर 28 आ गया। यहां पे सर अगर आप आंसर देखेंगे तो ए आ गया, ठीक जी सर। टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर 1, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है, आइए आराम से तसल्ली से सर इस बात को डिस्कस करेंगे। देखिए सर अगर आप यहां पे देखेंगे तो सर हमने जो खर्चा किया वो कितने से किया है, सर हमने खर्चा किया है अभी तक आपका 30 लाख का, ठीक जी सर। तो मैं एक काम करता हूं, जो ये तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट होगी, सेकंड रिक्वायरमेंट में ना स्टेटमेंट ऑफ P&L बना के दिखाता हूं आपको। सर हम रिवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करेंगे, सर आपका 28 से। सर हमने खर्चा अभी तक कितना रिकॉर्ड किया सर, 30। अगर आप देखेंगे सर तो अपनी जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो 120 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर आपका 112 है, तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सर कॉन्ट्रैक्ट अपना रिवेन्यू है 28, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है सर 30, तो 2 का तो लॉस हो गया, ठीक, लॉस 2। एक्सपेक्टेड लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितने से है सर, आपका 30 + 90 120 माइनस सर आपका है 112, सर 8 का एक्सपेक्टेड लॉस है, 2 का लॉस आपने रिकॉर्ड कर रखा है, तो 6 का सर क्या बन जाएगा, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक जी सर। तो यहां पे सर आपका आ जाएगा 2 प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, 6 से सर 36 आ गया। चलिए
यहाँ पे सर आपका आ जाएगा डी। चले, हाँ जी सर। थर्ड, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईयर 2। सर ईयर 2 में देखिए आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अप टू ईयर 2 है 75%। 112 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 75% सर आपका 84 आ गया। क्यूमुलेटिव रिवेन्यू 28 रिवेन्यू सर हमने पहले रिकॉर्ड कर रखी थी, 56 आ गया। ठीक, 56 सर यहाँ पे आ गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिलो इंफॉर्मेशन रिलेट टू क्वेश्चन 4 and 5। ठीक जी सर। मैसर्स एवी हैज प्रेजेंटेड द इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपका XY 1 to 3। ठीक, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने से सर? टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अपनी 370। ठीक है। सर्टिफाइड वर्क कंप्लीटेड सर 320, मतलब जो हमने काम कंप्लीट किया उसमें सर जो सर्टिफाइड किया वो कितना किया है? एक सेकंड, हाँ जी 320। कॉस्ट इनकर टू डेट सर 360 है। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव सर 300 है। एक्सपेक्टेड फर्दर कॉस्ट टू इनकर सर आपका 50 है। तो सर टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितने से आ जाएगा? 410 से। एक बार फिर से देखिए, कॉस्ट इनकर अप टू डेट, फर्दर कॉस्ट सर आपका 50 है। ठीक जी सर। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितने से आ गया सर? 410। रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज बाई मैसर्स एवी इज। सर आपने कितनी रिवेन्यू रिकॉर्ड की? ये देखिए सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। 360 डिवाइड बाय सर 410 परसेंटेज सर 87.80%। ठीक, इनटू सर क्या आएगा आपका 370 सर परसेंटेज सर 324.87 है। अब यहाँ देखिए सर इन्होंने क्या किया है सर, इन्होंने ना 320 दे रखा है, इसके आसपास अमाउंट यही है। इसका मतलब इन्होंने पता क्या किया होगा सर, 370 अपना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इंटू 87% कंसिडर कर लिया होगा। ये देखिए सर, कहीं ना कहीं राउंडिंग ऑफ में सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो सर अगर इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बेटा जो भी नियर बाई अमाउंट आपका होगा, फिर से इस बात को समझिए, कॉस्ट इनकट कितने से सर? 360 से। ठीक, फर्दर मतलब एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट कितने से? 50 से। ठीक जी सर। चलिए, तो 360 डिवाइड बाई 410 87.80 इंटू सर 370, तो सर यही अमाउंट बन रहा है। तो आपका ए आ जाएगा। एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं फोर्थ का ए। ठीक जी सर। चलिए, टोटल एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इधर देखिए सर, रिवेन्यू में ना 320 से ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि इन्होंने सर जो आंसर दे रखा है ना वो 320 दे रखा है यहाँ पे ना। चलिए, खर्चे की बात करें तो सर आपका 360 का खर्चा आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। अब अपना लॉस कितने से है सर? 40 से लॉस है। एक्सपेक्टेड लॉस कितने से सर? एक्सपेक्टेड लॉस भी अपना 40 से ही है। 410 माइनस 370 सर 40 से ही है। तो सर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर प्रोविजन नहीं बनेगा कोई भी ना, क्योंकि पूरा लॉस आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो 360 का सर खर्चा आ जाएगा। इसका आंसर सर फिफ्थ का यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए सर, इन्होंने कमाल कर रखा है। 360 400 320 360, तो इन्होंने आंसर कौन सा उठा रखा है? डी उठा रखा है। इसका मतलब सर यहाँ पे कोई ना कोई प्रिंटिंग एरर है इनकी साइड से। ठीक है जी सर, तो आप इस अमाउंट को काट देंगे सर। चलिए, एलपी कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक ए फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट 200। ठीक है। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दी कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड मटेरियल परचेज सर 80 लाख। ठीक है। मटेरियल अनयूज सर 30 लाख है। तो आपका मटेरियल यूज कितने से आ जाएगा? 50 से, मतलब 50 का खर्चा हो चुका। लेबर चार्जेस सर आपका 60 लाख है। मशीन यूज फॉर 3 ईयर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 100 लाख है। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ सर आपकी 15 ईयर है। ठीक है जी सर। 3 साल सर आप मशीन को यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। 100 माइनस आपका एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू कुछ दे रखी है? नहीं सर। तो 100 डिवाइड बाई 15 ईयर इंटू आपका 3 ईयर, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी आपकी डेप्रिसिएशन की 3 साल में सर वो 20 आ जाएगी। बाकी देखते हैं सर, ये 3 ईयर की कॉस्ट है। एस्टिमेट फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट सर 80 लाख। ठीक, लॉस निकालना अपने कॉन्ट्रैक्ट में ना बेटा, एक काम करते हैं, हमें ना डेप्रिसिएशन 1 साल का ही चाहिएगा फिर। ठीक, 100 डिवाइड बाई 15 सर डेप्रिसिएशन आ गया अपना 6.67। आइए, सबसे पहले देखिए सर आपका मटेरियल लेबर चार्जेस। ठीक जी सर, 50 प्लस 60 प्लस सर आपका 6.67, फिर ये आ गया 116.67। ठीक जी सर, ये कॉस्ट है जो अभी तक इनकर्ड हो चुकी है। एस्टिमेट फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट सर कितनी है? 80। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एस्टिमेट कॉस्ट पहले कंसीडर करेंगे, मतलब टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट प्लस 80 प्लस सर 2 ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पे। प्लीज बात सुनना ध्यान से, क्योंकि 3 साल तक सर आप असेट को यूज करेंगे। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितने से था?
100 डिवाइड बाई 15 इंटू 3 सर 20, जिसमें 6.67 का डेफिनेशन आपने यूज कर लिया, तो बैलेंस सर कितना आ गया सर, ये आ गया आपका 13.33। हालांकि इसका एक शॉर्टकट भी है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही उसने यहाँ पे पूछा है, बट मैं इस क्वेश्चन को सर ऐसे सोल्व करा रहा हूँ कि अगर वो एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता तो आप तब भी हैंडल कर पाते क्वेश्चन को, ठीक जी सर। तो 116.67 डिवाइड बाई सर इन सब का टोटल अगर आप करेंगे तो ये आपका आ गया 130, 80, 210। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सर आपकी 55.56% आ गया, ठीक जी सर। तो 200 का कॉन्ट्रैक्ट है इंटू 55.56% सर, 111 रिवेन्यू आ गई। कोस्ट सर आपकी कितनी है 116.67, तो सर आपको जो लॉस हुआ है वो 5.67 का लॉस हो गया, ठीक जी सर। लेकिन अगर आप देखें तो सर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने टोटल कॉस्ट 210 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर अपना 200 है, तो 10 का सर हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसमें सर हमने क्या किया है 5.67 का लॉस रिकॉर्ड कर रखा है, तो 4.33 का सर हम क्या करेंगे प्रोविजन क्रिएट करेंगे, और टोटल जो लॉस आएगा सर, लॉस रिकॉग्नाइज प्लस प्रोविजन सर 10 लाख से लॉस आ जाएगा, ठीक जी सर। देखिए बी आंसर आ गया, ठीक। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है मैं आपको बता दूं, पहले आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए डायरेक्ट ना। देखिए जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट निकालिए। अब लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट सर क्या आएगा इसके अंदर ना, कॉन्ट्रैक्ट का लॉस सर, टोटल लॉस आ जाएगा, ठीक। अब वो लॉस सर कुछ रिकॉग्नाइज्ड होगा, कुछ प्रोविजन होगा, लेकिन क्वेश्चन में टोटल लॉस अगर आपसे मांगा तो हम लोग क्या करेंगे सर, 200 सर क्या है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सर कॉस्ट कितनी है 50 प्लस 60 प्लस सर आपका 6.67, ये कॉस्ट लग चुकी है। आगे डेप्रिसिएशन लगेगा सर 2 ईयर का, और 80 का एक्सपेक्टेड कॉस्ट और दे रखिए 210, तो डायरेक्ट 10 का लॉस निकाल लें, ठीक। चलिए AS 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द कंडीशन मेंशन्ड बिलो मस्ट बी मेट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। सर AS 9 के अकॉर्डिंग हम लोग सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं, जब गुड्स जो है सर वो ट्रांसफर हो अलोंग विद द ओनरशिप, मींस टाइटल ट्रांसफर हो गया, गुड्स ट्रांसफर हो गया। टाइटल ट्रांसफर का मतलब होता है कि सर जो गुड्स हमने ट्रांसफर किए हैं, ठीक सर, उसके ऊपर हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक। रिस्क एंड रिवार्ड सर किसका रहेगा सर, आपका, जिसको हमने गुड्स ट्रांसफर किए कस्टमर का, ठीक जी सर। अच्छा, इस बात की रीजनेबल सर सर्टेनिटी हो कि हमें पैसा मिल जाएगा। चलिए, क्योंकि एक्चुअल बेस के हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं, एडवांस पेमेंट नेसेसरी नहीं होती, ठीक। The entity selling does not retain any continuing influence or control over the goods. सर ये कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आप पूछा ना उसने, कंडीशन मेंशन्ड बिलो मस्ट बी मेट, ठीक। व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच टू द बायर, सर गुड्स बायर को डिस्पैच होनी चाहिए। रेवेन्यू कैन बी मेजर रिलायबली, द सप्लायर इज पेड फॉर द गुड्स, इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट द बायर विल पे फॉर द गुड्स। सर बायर गुड्स के लिए पे कर देगा, रीजनेबल सर्टेनिटी है, ठीक। द बायर हैज पेड, सर हैज पेड का मतलब है कि आपने पहले पैसे ले लिए, एडवांस पेमेंट है, ठीक। नहीं सर, हमें तो सर किस बात की श्योरिटी हो कि वो पैसे मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ है सर, ए आंसर आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 2, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इज एन अरेंजमेंट वेयर बाई इन्वेंट्री इज हेल्ड बाई वन पार्टी बट ओन्ड बाई अनदर पार्टी। सर एक पार्टी के पास इन्वेंट्री होती है, दूसरी पार्टी के पास सर ओनरशिप होती है, बिल्कुल ठीक है सर। जैसे मान लो मैं कंसाइनमेंट के थ्रू गुड्स बेचता हूँ, तो कंसाइन के पास मेरे गुड्स होते हैं, ओनरशिप मेरी होती है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द इन्वेंट्री इन क्वेश्चन इज ए कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरर कैन नॉट रिक्वायर द डीलर टू रिटर्न द इन्वेंट्री, नहीं सर। डीलर हैज राइट टू रिटर्न, नहीं सर। मैन्युफैक्चरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइसिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। एंड एनी चेंज इन द प्राइसिंग कैन ओनली बी अप्रूव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल सर, क्योंकि सर ओनर मैन्युफैक्चरर होता है, उसके पास सर पावर होती है प्राइस डिसाइड करने की, और कोई भी चेंज होगा तो सर उसकी अप्रूवल चाहिए, ठीक। मैन्युफैक्चरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द गुड्स एंड एनी चेंज इन प्राइसिंग कैन ओनली बी अप्रूव्ड बाय द डीलर, नहीं सर। आपका प्राइस भी कौन अप्रूव करेगा, मैन्युफैक्चरर अप्रूव करेगा, तो सर सी आ जाएगा सेकंड का आंसर, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन क्वालिफाई एज रेवेन्यू फॉर मेसर्स AB एंटरप्राइज। सेल ऑफ 20 लाख मेड अंडर कंसाइनमेंट सेल, सेल ऑफ एन ओल्ड मशीन, सर ओल्ड मशीन को अगर हम बेचते हैं तो सर आपका सर वो अपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं होती, ठीक जी सर। सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल रिकॉर्डेड 50,000, सर ये आंसर आ गया सी। सेल ऑफ 25 लाख अंडर कंसाइनमेंट सेल, सर नहीं। सर हम लोग ना जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं हमेशा कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर, एक्चुअल बेस पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी सर, ध्यान रखेंगे इस बात का ना। द अकाउंटिंग क्लब हैज 100 मेंबर हु आर रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल मेंबरशिप फी ऑफ 5,000 ईच। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। अकाउंटिंग क्लब के पास ना 100 मेंबर है, जिन्हें सर क्या करना पड़ेगा, एनुअल मेंबरशिप फी पे करनी पड़ेगी 5,000 एक को, तो सर 5 लाख रिवेन्यू आ गई एक्चुअल के हिसाब से।
आगे देखते हैं आगे क्या लिखता है क्वेश्चन। ड्यूरिंग द करंट ईयर ऑल मेंबर हैव पेड द फी, ठीक है, सब मेंबर ने फी पे कर दी। हाउएवर 5 मेंबर हैव पेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 ईच, मतलब 5 मेंबर ने सर ज्यादा पैसे पे कर दिए, एडवांस पे कर दिया। ऑफ दीज 3 मेंबर पेड द करंट ईयर फी एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर ड्यू, अच्छा कुछ पुराने ड्यू पे किए सर उन्होंने, ठीक। मतलब 3 मेंबर सर जिन्होंने, देखिए 5 मेंबर ने सर 10,000 पे किए, तो मैं ये बोल रहा था एडवांस पे कर दिया, ऐसा नहीं सर, 3 मेंबर के पिछले साल के पैसे बचे हुए थे। रिमेनिंग 2 मेंबर हैव पेड नेक्स्ट ईयर, अच्छा 2 ने सर एडवांस पे कर दिया। रिवेन्यू पूछा सर, देखिए रिवेन्यू सर एक्चुअल बेस के हिसाब से आएगी, 5 लाख आ जाएगा आंसर आपका सी। चले जी सर। FlixNet International offer a subscription fee model to allow the paid subscriber as an annual viewing of movie, sports event and other content, ठीक जी सर। It allow user to register for free, सर जो यूजर है उन्हें फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है, एंड हैव एक्सेस टू लिमिटेड कंटेंट फॉर 1 मंथ विदाउट एनी चार्ज, बिना किसी चार्ज के सर उन्हें लिमिटेड कंटेंट पे एक्सेस मिल जाएगा, ठीक, 1 मंथ के लिए। द कस्टमर हैज अ राइट टू कैंसिल द सब्सक्रिप्शन विद इन ए मंथ टाइम बट इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आफ्टर फी दैट द फ्री पीरियड, सर जैसे ही फ्री पीरियड खत्म होगा 1 साल की उन्हें सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ेगी। XY हैज सब्सक्राइब फॉर फ्री व्यूइंग ऑन 1 मार्च, ओके सर 1 मार्च उसने फ्री व्यूइंग के लिए सर सब्सक्राइब किया, तो इसका मतलब सर 1 अप्रैल से सर हम उसे फी चार्ज करेंगे और 1 साल की डायरेक्ट फी चार्ज कर लेंगे। आफ्टर 1 मंथ ही हैज एग्री टू पे द एनुअल मेंबरशिप एंड हैज पे 1200 ऑन 31 मार्च X1, सर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने पे कब किया, उसने पे किस टाइम के लिए किया सर, उसने पे किया सर आपका 1 अप्रैल से लेके X1 से 31 मार्च X2 के लिए, ठीक जी सर। फॉर द सब्सक्रिप्शन दैट इज वैलिड अप टू 31 मार्च X2, रिवेन्यू दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय FlixNet फॉर द ईयर एंड 31 मार्च X2, सर इस ईयर के लिए मैं आपका सब्सक्रिप्शन फी पे हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे सर पूरे साल की रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज 1200, ठीक जी सर। चलिए AS10 क्या लिखता है पहला क्वेश्चन, एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, सर इसमें से कौन सी कॉस्ट है सर जो हम लोग कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड पूछा, ठीक है जी सर। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन सर डायरेक्ट कॉस्ट होती है सर, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एंड टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, सर वो खर्चे हम कैपिटलाइज करते हैं, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन सर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग, सर अगर हम रिलोकेट करते हैं सर तो सर वो अपनी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, ठीक है जी सर। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक जी सर। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर AS10 रिवाइज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट एंटरप्राइज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देखिए सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ना हम इनिशियली सर बात करते हैं AS13 में, सब्सिक्वेंटली बात करते हैं सर AS10 में, और AS10 में सर कॉस्ट मॉडल लगता है सब्सिक्वेंटली, ठीक जी सर। फेयर वैल्यू नो, अंडर डिस्काउंटेड कैश फ्लो नो, अंडर कॉस्ट मॉडल बिल्कुल सर, तो सेकंड का सर सी आंसर आ जाएगा। ए प्लॉट ऑफ लैंड विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 लाख वाज रिवैल्यूड एट टू 150, ओके तो 50,000 सर वैल्यू बढ़ी अगर लैंड की, तो हम लोग कहां पे लेके जाएंगे सर अमाउंट को, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, ठीक है जी सर। एट द एंड ऑफ द ईयर 2, ठीक जी सर, सब्सिक्वेंटली ड्यू टू ड्रॉप इन द मार्केट वैल्यू, सर ध्यान रखना लैंड के ऊपर डेफिनेशन चार्ज नहीं होगा, ठीक। आगे चल के सर क्या हुआ आपका मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन आ गया, द लैंड वाज डिटरमाइंड टू हैव ए फेयर वैल्यू ऑफ 130, अच्छा अगर सर सब्सिक्वेंटली हम पीपी को रिवैल्यू करते हैं और रिवैल्यूएशन लॉस होता है क्योंकि हमें 20,000 का लॉस हो गया, तो हम पहले क्या करेंगे सर, अगर ऑलरेडी गेन है तो उसके साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक जी सर। Assuming that the entity adopt revaluation model, what would be the accounting treatment on of revaluation, ठीक। इनिशियल अपवर्ड वैल्यूएशन 50,000 क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन रेशियो बिल्कुल ठीक है, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 20,000 डेबिट टू P&L नहीं सर। देखिए सर अगर मान लो पहली बार हम रिवैल्यू करते लॉस होता तो P&L अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं, सब्सिक्वेंटली अगर लॉस और ऑलरेडी सर अपने पास क्या है गेन है तो उस गेन के साथ हम एडजस्ट करते हैं, ठीक जिसे रिवैल्यूएशन रेशियो के साथ एडजस्ट करेंगे। इनिशियल अपवर्ड रिवैल्यूएशन 50,000 क्रेडिट टू P&L गलत, इनिशियल अपवर्ड रिवैल्यूएशन अपवर्ड वैल्यूएशन 50,000 क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन रेशियो ठीक है, सब्सिक्वेंटली डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 20,000 डेबिट टू रिवैल्यूएशन रेशियो ये बिल्कुल ठीक है सर, सी आंसर आ जाएगा। चलिए ए प्लॉट ऑफ लैंड विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 लाख वाज रिवैल्यूड टू 90,000, ठीक है तो सर 10,000 तो आपका P&L अकाउंट में चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर 2, सब्सिक्वेंटली ड्यू टू इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू द लैंड वाज डिटरमाइंड टू हैव ए फेयर वैल्यू ऑफ 1,05,000, सर आगे अगर वैल्यू बढ़ी है तो उस केस में सर हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑलरेडी लॉस था तो सर उतना अमाउंट P&L अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और बाकी रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाएंगे, तो सर यहाँ पे 10,000 आपका P&L में आएगा, यहाँ पे सर 10,000 P&L में क्रेडिट होगा और 5,000 सर आपका कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन आपका रिजर्व के अंदर। Assuming that the entity adopt revaluation model, what would be the accounting treatment? Initial downward valuation 10,000 debit to revaluation reserve नहीं सर, initial downward revaluation of 10,000 debit to P&L ठीक है, subsequently upward revaluation 15,000 credit to P&L नहीं सर,
सिर्फ 10,000 क्रेडिट करेंगे, 5,000 तो सर कहाँ जाएगा अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, ठीक। इनिशियल डाउनवर्ड वैल्यूएशन 10,000 डेबिट टू P&L, बिल्कुल ठीक है। सब्सिक्वेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन 10,000 क्रेडिट टू P&L, बिल्कुल ठीक है सर। एंड 5,000 क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, बिल्कुल ठीक है। तो सी आंसर आ गया। चलिए, और सेल ऑफ एन असेट विच वाज रिवैल्यूड अपवर्ड, सर आपने एक असेट को रिवैल्यू कर रखा था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन था, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है, ठीक। व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो सर उस केस में जब आप असेट बेचते हो उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग में, ठीक। या हम बोल सकते हैं सर आपका रिवेन्यू रिजर्व में। द रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू P&L, नहीं सर। द रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू रिटेन्ड अर्निंग एज ए मूवमेंट इन द रिजर्व विदाउट इंपैक्टिंग द P&L, बिल्कुल ठीक है सर, बी आंसर आ जाएगा। चले जी सर, देखिए, ए मशीनरी वाज परचेस्ड हैविंग एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 1,18,000 इंक्लूडिंग GST 18,000, तो सर कॉस्ट कितनी आएगी अपने लिए 1 लाख, अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है, और अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं तो कॉस्ट 118 आएगी, ठीक। द GST अमाउंट इज अवेलेबल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो सर ये कॉस्ट आ गई। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% ऑन SLM, सर आपका 10% SLM के हिसाब से 10,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। चलिए, ए आंसर आ गया 6। AS 11 की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, एज पर AS 11 असेट एंड लायबिलिटी आपका ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन शुड बी कन्वर्टेड एट, सर क्लोजिंग रेट पे, ओपनिंग एवरेज क्लोजिंग रेट आ गया, ठीक। द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, सर एज पर पैरा 46 से अगर हमने क्या किया सर, मतलब ऐसे बोलता हूँ, एज अगर हमने AS 11 में पैरा 46 या 46A का ऑप्शन लिया है, तो उस केस में सर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम जो अदर देन डेप्रिसिएबल असेट से रिलेटेड है, सर उसका जो बैलेंस होगा हम कहां पे लेके जाते हैं सर, आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, किस नाम से, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, चाहे डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, ठीक जी सर। द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट इट्स शोन एज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, नो, इट्स शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्कुल ठीक है सर, बात ही खत्म होगी यहाँ पे, बी आंसर आ गया। इफ asset of an integral foreign operation is carried at cost and depreciation of the tangible fixed asset, सर आपका ट्रांजेक्शन डेट पे जो रेट होता है, एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ द परचेज ऑफ द एसेट, बिल्कुल ठीक है सर, थर्ड का सी आंसर आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, सर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब होता है सर आपका जो फॉरेन ऑपरेशन है ना, आपके बिजनेस का एक्सटेंशन होता है, ठीक जी सर। नॉन इंटीग्रल में सर क्या होता है, ग्रेटर ऑटोनॉमी होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ठीक जी सर। Which of the following can be classified as an integral foreign operation? Branch office serving as an extension of the head office in the terms of operation, बिल्कुल सर। बाकी एक बार आगे पढ़ लेते हैं, इनमें से कुछ और तो नहीं है। इंडिपेंडेंट सब्सिडरी ऑफ द पेरेंट ना, क्योंकि सर वो ग्रेटर ऑटोनॉमी रखती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट कंपनी होती है। ब्रांच ऑफिस इंडिपेंडेंट टू द हेड ऑफिस, सर उसने खुद इंडिपेंडेंट बोल दिया, नन ऑफ द अबव, सर ए आ गया, ठीक। Which of the following items should be converted to closing rate for the purpose of financial reporting, सर हम मॉनेटरी आइटम को सर क्या करते हैं, क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, ठीक जी सर। आइटम ऑफ पीपी सर नॉन मॉनेटरी है, इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी है, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग सर आपका क्या है सर, मॉनेटरी है, तो सी आंसर आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए, AS 12 टू एनकरेज इंडस्ट्रियल प्रमोशन, IDCI ऑफर सब्सिडी वर्थ ₹50 lakh टू ऑल न्यू इंडस्ट्री सेटअप इन द स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक। दिस ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, हाउ सच सब्सिडी शुड बी अकाउंटेड, सर अगर हमें ना प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की ग्रांट मिलती तो हम हमेशा क्या करते सर, उसे कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करते हैं, ठीक जी सर, क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व, सर ए आंसर आ गया। गवर्नमेंट ग्रांट दैट आर रिसीवेबल एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेज इनकर्ड इन ए प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड और फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एंटरप्राइज विद नो फर्दर रिलेटेड कॉस्ट शुड बी, सर recognized and disclosed in the statement of P&L for the period in which they are receivable an ordinary item, नहीं सर हम उसे extraordinary item दिखाते, ठीक। recognized and disclosed in the statement of profit or loss for the period in which the loss or expenses were incurred, नहीं सर जहां पे हमें सर वो ग्रांट मिलती है हम उसे क्या करते हैं, उस ईयर में एज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखाते हैं, ठीक जी सर। recognized and disclosed in the statement of P&L of the period in which they are receivable as an extraordinary item, सर ये आ गया आंसर। disclosed in the statement of P&L of the, सर रिकॉग्नाइज भी तो करेंगे, डिस्क्लोज तो नोट्स अकाउंट में होता है, रिकॉग्नाइज P&L में होता है, तो सर सी आंसर ठीक है, डी आंसर भी गलत है, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन फॉर ए गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू एन असेट, सर अगर असेट के रिगार्ड में सर हमें ग्रांट मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं सर, या तो सर जो ग्रांट हमें मिली है उसे सर एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करते हैं या सर असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस करते हैं, ठीक जी सर। क्रेडिट द ग्रांट इमीडिएटली टू इनकम स्टेटमेंट, नो। शो द ग्रांट एज पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, नो। reduce the grant from the cost of the asset or show it separately as a deferred income on the liability side, बिल्कुल ठीक है सर, ध्यान रखना डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को सर हम लोग एज ए लायबिलिटी दिखाते हैं। चलिए,
एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 20 करोड़ फॉर परचेज ऑफ ए क्वालिफाइड मशीन कॉस्टिंग 80 करोड़, ठीक है सर। 80 करोड़ की एक क्वालिफाइड मशीन सर आपने परचेज की, ठीक, और उसके रिगार्ड में सर आपको 20 करोड़ की ग्रांट मिली है। एक्स लिमिटेड हैज ए पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज ए डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट, ओके। तो सर 80 करोड़ की असेट की कॉस्ट है, 20 करोड़ की आपको ग्रांट मिली है, तो सर 60 करोड़ सर आपका क्या आ जाएगा, नेट बैलेंस आ जाएगा। द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर, ठीक है। एज्यूम दैट देयर इज नो सॉल्वेज वैल्यू एंड डेबिशन मेथड इज एसएलएम, तो सर 10 से डिवाइड कर देंगे, 6 करोड़ आ गया। द अमाउंट ऑफ एनुअल डेबिशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस इन द पी&एल स्टेटमेंट, सर आपका 6 करोड़ आ गया, ठीक, बी आंसर आ गया। एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 20 करोड़ फॉर परचेज ऑफ ए क्वालिफाइड मशीन कॉस्टिंग 80 करोड़, ठीक है। एक्स लिमिटेड हैज ए पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, ठीक है सर। अगर हम ग्रांट को डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करते हैं तो सर उसे हम एमोटाइज करते हैं इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। The expected remaining useful life of the machine is 10 years. Assume that there is no salvage value and the depreciation method is SLM. The amount of other income to be recognized in the P&L statement will be, सर आपका 80 करोड़ को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो 8 करोड़ डेप्रिसिएशन हर ईयर में आ जाएगा। उसी रेशो में सर मैं इसे एमोटाइज करूंगा तो 2 करोड़ आ जाएगा, ठीक जी सर। द अमाउंट ऑफ अदर इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन P&L स्टेटमेंट, सर आपका 2 करोड़ आ गया। चलिए, एम्प्लॉय बेनिफिट AS 15, gratuity and pension would be example of short term employee benefit, no. long term employee benefit, no. सर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, क्योंकि सर आपको ग्रेजुएटी और पेंशन कम मिलती है रिटायरमेंट के बाद, ठीक, एम्प्लॉय को मतलब। नॉन एक्यूमुलेटिंग कंपनसेशन एब्सेंस इज कॉमनली रेफर टू एज, देखिए बेटा, जो नॉन एक्यूमुलेटेड कंपनसेशन एब्सेंस होती है ना, एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, एग्रीमेंट के बेस पर डिपेंड करता है कि कौन सी लीव सर आपकी क्यूमुलेटिव है, कौन सी नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक जी सर। लेकिन इसमें सर जो ऑप्शन दे रखा हम बेस्ट ऑप्शन अडॉप्ट कर लेंगे। अर्न लीव क्यूमुलेटिव होती है, सिक लीव सर क्यूमुलेटिव होती है, कैजुअल लीव सर आपका नॉन क्यूमुलेटिव। बाकी मैं आपको बता दूं ये सर एक सब्जेक्टिव थिंग्स है, ठीक जी सर, एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। द प्लान दैट आर एस्टेब्लिश्ड बाय ए लेजिस्लेशन टू कवर ऑल एंटरप्राइज एंड आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट इंक्लूड, मतलब सर आपका जो प्लान सेट है उसे गवर्नमेंट मेंटेन करती है, हम क्या बोलते हैं, स्टेट प्लान बोलते हैं, ठीक है जी सर। ये देखिए सर, स्टेट प्लान। बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वेरिएबल टू डिटरमाइन द इवेंचुअल कॉस्ट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज रेफर टू एज, सर आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। एस्टिमेट ऑफ द वेरिएबल, सर एक्चुअल की एजम्पशन होती है उसमें, तो टू डिटरमाइन द इवेंचुअल कॉस्ट ऑफ द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, वो ये कह रहा है सर कि जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए इवेंचुअल कॉस्ट बनेगी ना अपनी, सर उसमें वेरिएबल ऑफ द बेस्ट एस्टिमेट क्या होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, नहीं सर वो तो फिक्स होता है। एक्चुअल एजम्पशन, सर बिल्कुल बी आंसर आ गया फोर्थ का, ठीक जी सर। चलिए, एक्चुअली गेन और लॉस शुड भी, सर हम P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं इमीडिएटली, चार्ज इमीडिएटली टू P&L अकाउंट, सी आंसर आ गया। चले, हाँ जी सर, आइए AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, देखिए क्या लिखता है। एज पर AS 16 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिफाइड एसेट एक्सेप्ट, सर इसमें से कौन सी सेट ऐसी है सर जो क्वालिफाई नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड पावर जनरेशन फैसिलिटी, सर आपके क्वालिफाई सेट होती है। इन्वेंट्री दैट रिक्वायर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, सर इन्वेंट्री भी सर जो आपका सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है सर वो भी अपने लिए क्या होती है, क्वालिफाई सेट होती है। असेट दोज आर रेडी फॉर सेल, सर ये अपने लिए क्वालिफाई सेट नहीं होती, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सर आपने बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंटायर एक्सचेंज गेन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द क्वालिफाई सेट, नहीं सर आपका इनकरेक्ट है। मेरी बात सुनो ध्यान से ना, AS 16 के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज लॉस को हम लोग क्या करते हैं सर, कैपिटलाइज करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरोइंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन बोरोइंग कॉस्ट, ठीक जी सर। प्रोवाइडेड सर जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है सर वो उस मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड है सर जिसको हम क्वालिफाई सेट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक जी सर। अच्छा, यहां पर उसने बोला कि एक्सचेंज गेन को हम रिड्यूस कर देंगे क्वालिफाई सेट की कॉस्ट में से ना, मतलब ये स्टेटमेंट सर इनकरेक्ट होगी। एंटायर एक्सचेंज लॉस इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाई सेट ना, सर कॉस्ट ऑफ द क्वालिफाई सेट बोला उसने, इनकरेक्ट। नो एडजस्टमेंट इज डन फॉर एक्सचेंज लॉस व्हाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ द क्वालिफाई सेट, बिल्कुल करेक्ट है सर। कैसी बातें कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज लॉस को हम कैपिटलाइज करते हैं बेटा। देखिए उसने क्या पूछा है, उसने क्या लिखा है, नो एडजस्टमेंट इज डन फॉर द एक्सचेंज लॉस व्हाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिफाई सेट, सर बोरिंग कॉस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, वो कॉस्ट ऑफ क्वालिफाई सेट की बात कर रहा है, ठीक जी सर। चलिए, कैपिटलाइजेशन रेट कंसीडर, देखिए सर कैपिटलाइजेशन रेट हमेशा जनरल बोरोइंग का निकलता है सर, आपका स्पेसिफिक बोरोइंग का नहीं निकलता, ठीक। कैपिटलाइजेशन रेट कंसीडर बोरोइंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरोइंग ओनली, बिल्कुल ठीक है। बोरिंग कॉस्ट ऑन जनरल एंड स्पेसिफिक बोरिंग गलत है। बोरिंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग गलत है, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं सर, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट माइनस सर क्या करते हैं सर जो भी आपका टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है, ठीक। चलिए, नन ऑफ द अबव, सर ए आंसर आ गया।
इफ द अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इन केस ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS 16 इज 12,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सर आपकी 40,000 है, ठीक है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू सर कितनी है 45,000, तो सर 5,000 तक की कॉस्ट क्या बन जाएगी सर आपकी, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, ठीक। व्हाट अमाउंट कैन बी कैपिटलाइज एज पर द पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री कॉस्ट, सर आपका 5,000 आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए, एक्स लिमिटेड इज कमेंसिंग ए न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इज टू बी फाइनेंस्ड बाई बोरोइंग, ठीक जी सर। द की डेट्स आर एज फॉलोज, आइडेंटिफाई द कमेंसमेंट डेट। देखिए सर, कमेंसमेंट डेट वो डेट होती है जिस डेट पे सर 3 कंडीशन पूरी होती है। क्वालिफाई असेट को सर आपने जो एक्वायर किया है, कंस्ट्रक्ट किया, मैन्युफैक्चर किया, ठीक जी सर, प्रोड्यूस किया है सर, उसके ऊपर आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिया। देयर मस्ट बी बोरोइंग कॉस्ट, और थर्ड सर आपने नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी हो, ठीक जी सर। तो जहां पे तीनों कंडीशन पूरी हो जाएगी वो क्या बन जाएगी सर अपने लिए, सर वो डेट बन जाएगी जहां पे हम बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। 15 मई X1 सर लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट स्टार्ट टू बी इनकर्ड, ठीक है। 2 जून सर टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस, ठीक है। 19 जून को सर एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्ट टू बी इनकर्ड, ठीक है। यहाँ पे सर सारी कंडीशन पूरी होगी क्योंकि नेसेसरी एक्टिविटी सर आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए, एक्सपेंडिचर सर आपने स्टार्ट कर दिया, तो सर यहाँ पे 19 जून आ जाएगा, 5th का बी, ठीक। चलिए, सेगमेंट रिपोर्टिंग AS 17, पहला क्वेश्चन, एज पर AS 17 रिपोर्टेबल सेगमेंट आर दोज whose total revenue from external sale and internal sale sir is 10% और मोर होनी चाहिए सर टोटल आपकी रेवेन्यू का, ठीक। रेवेन्यू सर आपका एक्सटर्नल इंटरनल दोनों आएंगे, ठीक जी सर। तो 10% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट सर ये है, 10% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ एक्सटर्नल नहीं सर, 12%, बात खत्म सर, 10% और मोर, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सर आपने बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैनेजमेंट हैज डिस्क्रिशन टू इंक्लूड इस सेगमेंट एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट पास द 10% मेटेरियलिटी टेस्ट, सर अगर 10% मेटेरियलिटी टेस्ट पूरा हो जाता ना तो सर फिर मैनेजमेंट के लिए डिस्क्रिशन नहीं रहता सर, उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है। मैनेजमेंट हैज ए डिस्क्रिशन टू इंक्लूड एनी सेगमेंट एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट फेल द 12% मेटेरियलिटी टेस्ट, सर पास होना चाहिए 10% मेटेरियलिटी टेस्ट, ठीक जी सर। इट इज मैंडेटरी फॉर द मैनेजमेंट टू इंक्लूड द सेगमेंट एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट पास द 10% मेटेरियलिटी टेस्ट, सर सी पॉइंट आ जाएगा, ठीक। चले, हाँ जी आइए, इट इज नॉट मैंडेटरी, सर नहीं, गलत है, आपका सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सर इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द ओवरऑल टेस्ट ऑफ द 75% कंसिडर ओनली एक्सटर्नल रिवेन्यू, बिल्कुल ठीक है सर। देखिए क्या होता है सर, जितने भी हम सेगमेंट को रिपोर्ट करेंगे ना, तो जो रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे सर वो जो रिवेन्यू कवर करेंगे ना सर, जो टोटल आपकी रिवेन्यू एक्सटर्नल रिवेन्यू उसके 75% के बराबर सर वो एक्सटर्नल रिवेन्यू कवर करेंगे, ठीक जी सर। तो पहला स्टेटमेंट सर आपका करेक्ट है, द ओवरऑल टेस्ट 75% कंसिडर ओनली एक्सटर्नल रिवेन्यू, ठीक है सर। ओनली इंटरनल गलत, बोथ गलत, मैनेजमेंट की चॉइस है गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सर इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द 10% टेस्ट कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू कंसिडर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू टू कंप्यूट द थ्रेशोल्ड लिमिट, बिल्कुल ठीक है सर, ए पॉइंट आ गया। द 10% टेस्ट कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू कंसिडर ओनली एक्सटर्नल, गलत। द 10% टेस्ट कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू कंसिडर ओनली इंटरनल, गलत। दोनों आएंगे ना सर, इट इज मैनेजमेंट चॉइस, नहीं सर ये आ गया। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ 10% टेस्ट बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस, सर देखिए जो प्रॉफिट और लॉस का टेस्ट होता है हम लोग क्या करते हैं सर, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑल रिपोर्टेबल, ऐसे बोलता हूँ, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑल लॉसेबल सेगमेंट कैलकुलेट करते हैं सर, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑल प्रॉफिटेबल सेगमेंट सर कैलकुलेट करते हैं, ठीक। उसमें जो हायर अमाउंट होगा सर उसका 10% कंसिडर करते हैं और फिर हर सेगमेंट के रिजल्ट को सर इंडिपेंडेंट क्या करते हैं सर उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक जी सर। इन केस 10% टेस्ट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट और लॉस वी नीड टू कंसिडर एनी सेगमेंट हुज प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर, नहीं करेक्ट स्टेटमेंट पूछे इसने। In case 10% test based on profit or loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% or more than the net profit. सर नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, एग्रीगेट करेंगे प्रॉफिट वाले सेगमेंट का और लॉस वाले सेगमेंट का, जो उसमें से हायर अमाउंट होगा सर उसको हम बेस लेंगे, उसका 10% सर सेगमेंट का इंडिपेंडेंट रिजल्ट होना चाहिए, ठीक जी सर। In case of 10% test based on profit or loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% or more than the net profit or loss which is higher on absolute figure, ठीक जी सर। ये देखिए सर हायर आएगा for all segment taken together become reportable segment, बिल्कुल ठीक है सर। In case of 10% test based on the profit or loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% or more, the net profit or loss whichever is lower, नहीं सर गलत हो गया, सी आ जाएगा, ठीक। चलिए, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर
अकॉर्डिंग टू AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी ऑफ स्काई लाइन। सर आपने बताना है इसमें से कौन सी रिलेटेड पार्टी नहीं है। ए शेयर होल्डर ऑफ स्काई लाइन लिमिटेड ओनिंग 30% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर। सर अगर किसी के पास हमारे मतलब सर एंटिटी के 30% शेयर है तो इंडिविजुअल सर जो भी आपका ओन करता है कंपनी के इतने शेयर कि इंडिविजुअल को कंट्रोल मिल जाए या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिल जाए सर, तो वो इंडिविजुअल और उसके रिलेटेड सर रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। ये आपका सर पैरा 3C के अंदर आता है। ठीक, ए शेयर होल्डर ऑफ द स्काई लाइन लिमिटेड ओनिंग 30% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर। सर ये आपका रिलेटेड पार्टी है। इसने पूछा नॉट रिलेटेड पार्टी। ठीक, एन एंटिटी प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू स्काई लाइन लिमिटेड। सर अगर बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं होते। एसोसिएट से रिलेटेड पार्टी होता है, KMP से रिलेटेड पार्टी होता है। ठीक जी सर, तो आपका आंसर बी आ गया। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज in relation to the related party are true or false according to AS18 related party disclosure? A party is related to another entity that is jointly controlled। बिल्कुल सर। A party is related to another entity that it control। ठीक सर, jointly control आपका और जो कंट्रोल करती है सर रिलेटेड पार्टी होती है, तो दोनों ट्रू होने चाहिए। सर आपका डी आ गया सेकंड का। ठीक, चलिए थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी एज एनविसेस्ड बाई AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर? ए डायरेक्टर ऑफ द एंटिटी। सर रिलेटेड पार्टी कौन कौन है? डायरेक्टर होता है। ठीक, द पेरेंट कंपनी ऑफ द एंटिटी। सर बिल्कुल। ए शेयर होल्डर ऑफ द एंटिटी दैट होल्ड 1% स्टेक। सर ये नहीं होगा। स्पाउस ऑफ द MD। सर KMP के रिलेटिव जिसमें सर आपका स्पाउस आता है, ठीक, ब्रदर सिस्टर आता है सर, फादर मदर आते हैं, चिल्ड्रन आते हैं सर, वो सब आपके कवर होते हैं। तो सर स्पाउस ऑफ द MD भी रिलेटेड पार्टी है। चलिए क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज ए ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स और ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी प्रोवाइडेड ए प्राइस इज चार्ज्ड। सर कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। ठीक है, तो प्रोवाइडेड की कोई बात ही नहीं यहाँ पे, तो फॉल्स आ गया। चले जी सर, अकॉर्डिंग टू AS18 related party disclosure party are considered to be related if and only if at the end of the reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence। सर यहाँ पे देखिए उसने बोला है पार्टी कंसिडर टू बी रिलेटेड इफ एंड ओनली एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। नहीं सर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अगर सर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड सर अगर रिलेशनशिप है चाहे एक मोमेंट के लिए भी क्यों ना हो तो रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे, तो सर फॉल्स हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। AS19 ए लिमिटेड सोल्ड मशीनरी हैविंग WDV सर आपका 40 लाख का। ठीक है, टू बी लिमिटेड 450 लाख, फेयर वैल्यू 50 लाख। ठीक, एंड सेम मशीनरी वाज लीज्ड बैक बाय बी लिमिटेड टू ए लिमिटेड। ठीक, द लीज बैक इज इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज, ट्रीटमेंट विल बी। देखिए सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू के बीच में। ठीक है जी सर, अगर हम असेट को बेच के वापस सर ऑपरेटिंग लीज पे लेते हैं तो सर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सर AS10 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि AS19 लगेगा। और AS19 ये कहते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में कंपैरिजन करेंगे। अगर सर फेयर वैल्यू ज़्यादा तो इग्नोर करते हैं। ठीक, इग्नोर हो गया। फिर हम सर सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू में कंपैरिजन करेंगे। सर यहाँ पे दोनों का अमाउंट बराबर है, सर कोई डिफरेंस नहीं। इसके अलावा सर जितने भी डिफरेंस आएंगे उसे हम P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे इमीडिएटली। तो सर यहाँ पे आपका एक सेकंड, इसके अलावा सर जो सेल वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस है, सेल वैल्यू और बुक वैल्यू में जो डिफरेंस हमने पहले रिकॉर्ड करके, सर पहले कोई भी डिफरेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो सर 10 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, हम उसे क्या करेंगे इमीडिएटली P&L अकाउंट के अंदर लेके चले जाएंगे। ठीक जी सर, चलिए ए लिमिटेड शुड अमोर्टाइज द प्रॉफिट, नहीं, ए लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑफ 10 लाख इमीडिएटली। ठीक, चलिए इन केस ऑफ एन ऑपरेटिंग लीज आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर ऑपरेटिंग लीज के केस में आपने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द लेसर कंटिन्यू टू शो द लीज असेट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। बिल्कुल सर, अगर फाइनेंस लीज होती है तो सर लेसर क्या करता है, अपनी बुक से असेट को हटा देता है। तो ए द लेसर डी रिकॉग्नाइज, नहीं, ऑपरेटिंग लीज के केस में ऐसा नहीं होता। द लेसर डिसकंटिन्यू टू क्लेम डेप्रिसिएशन, नहीं सर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है। द लेसर रिकॉग्नाइज असेट इन द इट्स बैलेंस शीट, नहीं सर वो तो फाइनेंस लीज के केस में सर ऐसा करता। ठीक, चलिए इन केस ऑफ ए फाइनेंस लीज इफ द असेट इज रिटर्न बैक टू द लेसर। सर हमने क्या किया फाइनेंस लीज के केस में, सर असेट को ना रिटर्न बैक कर दिया लेसर को एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ठीक है, द लेसी ऑलवेज क्लेम डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। सर आपका देखिए जैसे मान लो लीज पीरियड 5 साल है, यूजफुल लाइफ 7 ईयर, तो हम 5 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सर यूजफुल लाइफ मान लो सर आपका 3 ईयर है और सर लीज टर्म मान लो 5 ईयर, तो 3 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यूजफुल लाइफ और लीज टर्म सर विच एवरेज लोअर के हिसाब से, विच एवरेज लेस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक जी सर, in case of finance lease, if the asset is returned back to the lessor at the end of the lease term, the lessee always claim depreciation based on the following useful life or lease term whichever is less। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। AS19 lays down 5 deterministic condition to classify the lease as a finance lease। सर एक लीज फाइनेंस लीज है या नहीं है उसको क्लासिफाई करने के लिए सर एक तो रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होना चाहिए। सेकंड सर आपका
5 कंडीशन दे रखी, कोई एक क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक। अगर पांचों की पांचों सर क्वालिफाई नहीं होती, मतलब कोई भी क्वालिफाई नहीं होती, पांचों कंडीशन फेल हो जाती, तो ऑपरेटिंग लीज बनता, ठीक जी सर। टू क्लासिफाई द लीज एंड ऑपरेटिंग लीज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट सर, मेजोरिटी ऑफ द 5 कंडीशन फेल, ऑल 5 कंडीशन फेल सर, सी पॉइंट आ जाएगा, ठीक। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ए लीज इज कंट्रोल टेस्ट, रिस्क एंड रिवार्ड टेस्ट होता है सर, ठीक है जी सर। तो रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होना चाहिए, रिस्क एंड रिवार्ड टेस्ट आ जाएगा, आंसर बी। चलिए AS20 क्वेश्चन नंबर 1, AB कंपनी लिमिटेड हैड 1 लाख शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग ऑन January 1st, ठीक है। एडिशनल 50,000 शेयर वर इशूड ऑन आपका 1 जुलाई एंड 25,000 शेयर वर रीएक्वायर्ड ऑन 1 सितंबर। द वेटेड एवरेज नंबर बताने सर आपने 31 दिसंबर को। देखिए सर यहाँ पे दो अल्टरनेटिव होते हैं, 1 लाख इंटू आपका 12 डिवाइड बाई 12, 1 लाख आ गया सर। आपका 50,000 आपने 1 जुलाई को इशू किए हैं और अकाउंटिंग ईयर सर आपका 31 दिसंबर है, तो 6/12 सर आपका 25,000 आ गया, ठीक जी सर। और 25,000 सर आपने रीएक्वायर कर लिए 1 सितंबर को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक जी सर। तो 25,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 8,333, तो 1,25,000 माइनस 8,333 सर 1,16,667 आ गया, ठीक जी सर। चलिए सेकेंड अल्टरनेटिव क्या है सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 जुलाई तक 6 मंथ हो गए, तो 1 लाख इंटू 6/12, 50,000, ठीक जी सर। सर आपका 150 शेयर हो गए यहाँ पे, सितंबर तक सर 2 मंथ है आपका, जुलाई अगस्त 25,000 हो गए, ठीक जी सर। उसके बाद सर 125 है 4 मंथ के लिए, 41,667, 116,667, ठीक जी सर। चलिए आपका आंसर सी आ गया। As per AS20, potential equity shares should be treated as diluted when and only when their conversion to equity share would सर continue ordinary operation से सर आपका अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक जी सर। डिक्रीज नेट प्रॉफिट पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यू ऑर्डिनरी ऑपरेशन सर, ए आंसर आ जाएगा। इंक्रीज नो, मेक नो चेंज नो, डिक्रीज नेट लॉस पर फ्रॉम कंटिन्यू ऑर्डिनरी ऑपरेशन, नेट लॉस पर शेयर नहीं सर, नेट लॉस पर शेयर तो बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट पर शेयर गिरेगा, ठीक जी सर। मतलब आपकी डीपीएस बीपीएस से कम होनी चाहिए, वो कब होगी सर, जब पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो है आपके वो सर डायल्यूटेड नेचर के होंगे, ठीक है जी सर। एज पर AS20 इक्विटी शेयर विच आर इशुएबल अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन सर, अगर फ्यूचर में कोई कंडीशन पूरी होती है उसके बाद सर शेयर दिए जाएंगे तो सर कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर बोलते हैं, ठीक जी सर। अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट आर कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर, ठीक जी सर। चलिए इन केस पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैव बीन कैंसिल ड्यूरिंग द ईयर सर, अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर कैंसिल होते ड्यूरिंग द ईयर ना, तो जिस डेट पे सर वो कैंसिल होते हैं उस डेट तक सर हम क्या करेंगे, उसे डीपीएस में कंसीडर करेंगे, ठीक जी सर। लिखता है दे शुड बी इग्नोर फॉर कंपटीशन ऑफ डीपीएस, नहीं सर। कंसिडर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट दे आर कैंसल्ड सर, बी आ जाएगा। जिस डेट पे सर वो कैंसिल होंगे हम उस डेट तक सर उसे कंसीडर करेंगे, ठीक। द कंपनी नीड टू मेक एन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड कैन फॉलो, नो। कंसिडर फॉर कंपटीशन ऑफ डीपीएस ओनली इफ द इंपैक्ट ऑफ सच पोटेंशियल शेयर वुड बी मटेरियल, नो। चलिए पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ बीपीएस, नहीं सर। अगर पार्टली पेड अप में ना डिविडेंड राइट है तो बीपीएस के लिए कंसिडर करते हैं, अदरवाइज डीपीएस के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक जी सर। ऑलवेज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ डीपीएस, नो। डिपेंडिंग अपॉन द एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, बिल्कुल ठीक है सर, डिविडेंड के एंटाइटलमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ आपका बेसिक और डायलूटेड अर्निंग पर शेयर एज द केस में भी, ऑप्शन सी आ गया। कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ बेसिक एंड डायलूटेड अर्निंग पर शेयर डिपेंडिंग ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी, नो सर, आपका सी आंसर आ गया इसका, ठीक। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम सर, AS22 क्वेश्चन 1, एज पर AS22 ऑन अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम टैक्स एक्सपेंसेस इज करंट टैक्स प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स होता है, यहाँ पे सर प्लस लिखा है, मतलब ये आंसर ठीक है, बट एक बार आगे चेक कर लेते हैं। करंट टैक्स माइनस डेफर्ड टैक्स सर ये भी ठीक है क्योंकि टैक्स एक्सपेंसेस मांगा ना उसने, आइदर ए और बी सर, सी आंसर आ जाएगा, ठीक जी सर। क्योंकि टैक्स एक्सपेंसेस में सर आपका डेफर्ड टैक्स भी आता है और आपका करंट टैक्स भी आता है, ठीक जी सर। चलिए जी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपका डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 2 लाख से, मतलब हमने बुक्स में सर
2 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम किया है। टैक्स रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सर हमने 5 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम किया, ठीक जी सर। इसका मतलब सर क्या है कि 3 लाख का डेप्रिसिएशन हमने सर ज़्यादा क्लेम कर लिया, तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, फ्यूचर में से डिसअलाउ कर देंगे। जब सर वो फ्यूचर में से डिसअलाउ कर देंगे तो सर फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए सर क्या बन जाएगा सर, DTL बन जाएगा, ठीक जी सर। देयर इज एडुकेट एविडेंस ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी, हाउ मच डेफर टैक्स असेट ओब्लिक लायबिलिटी, सर DTL बनेगा। बी रिकॉग्नाइज एज ट्रांजिशन एडजस्टमेंट व्हेन द टैक्स रेट इज, टैक्स रेट ना 45% कर लो आपने, तो यहाँ पे सर आपका DTL आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए 3 लाख इंटू 45%। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सर आपने बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर आर नो प्री कंडीशन रिक्वायर टू रिकॉग्नाइज डेफर टैक्स लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक है सर। DTL के लिए सर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करनी होती, DTA के लिए सर हम लोग क्या करते हैं, प्रूडेंस नॉर्म चेक करते हैं, ठीक जी सर। डेफर टैक्स असेट्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस कैन ओनली बी क्रिएटेड इफ एंड ओनली देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी दैट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल अराइज, सर दोनों स्टेटमेंट सर यहाँ पे करेक्ट है, तो ए आ जाएगा सर आंसर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सर आपने बताना है इसमें से कौन स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। ओनली टाइमिंग डिफरेंस रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ डेफर टैक्स, बिल्कुल करेक्ट है सर। परमानेंट डिफरेंस डू नॉट रिजल्ट इन रिकॉग्निशन ऑफ डेफर टैक्स, बिल्कुल करेक्ट है। द टैक्स रेट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डेफर टैक्स इज सब्सटेंशियली इनेक्टेड टैक्स रेट, बिल्कुल करेक्ट है। द एंटिटी हैज टू रिकॉग्नाइज डेफर टैक्स असेट ओब्लिक लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी ओब्लिक असेट अराइजिंग आउट ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस। देयर आर नो कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट फॉर देयर रिकॉग्निशन, सर नहीं, सर आपको क्या करना पड़ेगा सर, डेफर टैक्स असेट के लिए सर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, तो सर ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, इनकरेक्ट है ये, ठीक। चलिए 24 सर क्या लिखता है, AB डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ इट्स क्लोथिंग डिवीजन एज ए पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, सर आपका ABC ने क्या किया सर, डिसाइड किया क्लोथिंग डिवीजन को सर डिस्पोज ऑफ करने के लिए अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत। रिक्वायरमेंट क्या है, द डेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट शुड वुड बी, सर इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कौन सी डेट होगी, देखिए सर इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट का मतलब है सर हम उस डेट से सर क्या करते हैं, डिस्क्लोजर स्टार्ट कर देते हैं। AS24 ये कहता है कि अर्लियर जो भी डेट होगी सर, या तो आपने क्या किया बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लिया, ठीक, या सर आपने जो बोर्ड है ना, या सर आपका इक्विवेलेंट मतलब जो बोर्ड है, ठीक, या सर सिमिलर गवर्निंग बॉडी है, उसने सर क्या किया, एक फॉर्मल प्लान सर अप्रूव कर दिया और सर उसे अनाउंस कर दिया, ठीक। तो दोनों में जो भी घटना पहले घटेगी, देखिए डेट ऑफ बोर्ड अप्रूवल सर 1 मार्च को, डेट ऑफ फॉर्मल अनाउंसमेंट मेड टू सर आपका 15 मार्च, सर आपका 15 मार्च बन गया, ठीक। डेट ऑफ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट सर ये बाद में है, तो सर हम लोग क्या करेंगे सर, इसे इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट मान लेंगे 15 मार्च को, ठीक। ऑप्शन बी आ गया। चलिए आगे देखिए क्या लिखता है, क्वेश्चन 2, टू क्वालिफाई एज ए कंपोनेंट दैट कैन बी डिस्टिंग ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज, द कंडीशन टू बी मेट इज आर ऑपरेटिंग एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट, ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू इट, ठीक है। इट्स रेवेन्यू कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट, बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट ए मेजोरिटी ऑफ द इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट, बिल्कुल ठीक है। तो सर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगी आपका ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए सर जो कंपोनेंट है उसे डिस्टिंग करने के लिए कौन सी कंडीशन सर, सारी कंडीशन आ जाएंगे, ठीक जी सर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सर आपने बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, सर ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी डिस्टिंग ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, सर ये बिल्कुल करेक्ट है। ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट मे और मे नॉट बी डिस्टिंग, नहीं सर वो आपका डिस्टिंग होना चाहिए सर, ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, सर ये आपका इनकरेक्ट आ गया। ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मे बी डिस्पोज्ड इन इट्स एंटायरली और पीस मिल बट ऑलवेज परसुएंट टू है ओवरऑल प्लान टू डिस्कंटिन्यू द एंटायर कंपोनेंट, बिल्कुल सर एक सिंगल प्लान के तहत सर हम उसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है जी सर, तो ये भी करेक्ट है, तो सर आंसर सी आ जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आर इनफ्रीक्वेंट इवेंट बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑल इनफ्रीक्वेंट इवेंट आर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक है सर। देखिए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन सर कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जितने भी सर अपने कभी कभी वाले इवेंट है वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो जाएंगे, सर ये स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है, ठीक। The fact that a disposal of the component of enterprise is classified as a discontinuing operation under AS24 would always raise a question regarding the enterprise ability to continue as a going concern. सर नहीं, इनकरेक्ट हो गया सर। देखिए एक ऑपरेशन अगर डिसकंटिन्यू होता है तो सर इसका मतलब ये नहीं कि गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाएगी, ठीक, ये इनकरेक्ट हो गया।
For recognizing and measuring the effect of discontinuing operation, AS24 does not provide any guidelines, but for the purpose of the relevant accounting standard should be referred. बिल्कुल ठीक है सर. सर रेलिवेंट जो भी आपके एएस है वो अप्लाई हो जाएंगे, ठीक. डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में जो भी आपका सर एसेट लायबिलिटी उनको मेजर करने के लिए, ठीक. An enterprise shall include a description of the discontinuing operation, its financial statement, beginning with the financial statement for the period in which the initial disclosure event occurred. बिल्कुल ठीक है सर, करेक्ट स्टेटमेंट है. तो आंसर बी आ गया सर इसका. चलिए, AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. AS25 mandate the following in relation to the interim financial report. Which entity should publish? नहीं सर, कौन सी एंटिटी सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर पब्लिश करेगी? आपका कितनी फ्रीक्वेंटली पब्लिश करेगी, जैसे क्वार्टरली या हाफ ईयरली, ठीक. और सर उसे कब तक रिपोर्ट करेगी? जैसे सर अगर क्वार्टरली है, जैसे मान लो जून का क्वार्टर है, तो उसकी डेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या होगी? सर ये सब ना आपका लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द सेबी बताता है. सर AS25 तो किसकी बात करता है? प्रोसीजर की बात करता है सर. इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी उसके प्रोसीजर की बात करता है, ठीक जी सर. नन ऑफ द अबव आ जाएगा सर, डी. चले जी सर. The standard define interim financial report as a financial report of an interim period that contain a set of, सर या तो आपका complete या condensed, ठीक जी सर. complete नहीं सर, आधा अधूरा है. condensed आधा अधूरा है. financial statement similar to annual नहीं सर, either complete or condensed, ठीक जी सर. डी ऑप्शन आ गया. थर्ड, ABC Limited has reported 85,000 as pre-tax profit in the first quarter. सर पहले क्वार्टर में 85,000 का सर उसे प्री टैक्स प्रॉफिट हुआ, ठीक है. एंड एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ 25,000 ईच इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर. सर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स रेट पहले आइडेंटिफाई करेंगे. इंटू 3 75,000 10,000 सर क्या आ गया उसका आपका टोटल एक्सपेक्टेड इनकम फॉर द ईयर आ गई, ठीक. इट हैज कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्लैब ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट 20,000, ठीक है. सर पहले 20,000 पे वो क्या करेगा सर 20% के हिसाब से सर टैक्स पे करेगी, ठीक. एंटिटी चलिए कंपनी मतलब एबीसी लिमिटेड. एंड 40% ऑन ऑल एडिशनल अर्निंग. एडिशनल अर्निंग पे 40% के हिसाब से सर टैक्स पे करेगी. कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंसेस दैट शुड रिपोर्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर. सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, टैक्स का रेट कैलकुलेट करेंगे. 2,000 पूरे साल का टैक्स जाएगा, ठीक है. और सर पूरे साल के हिसाब से सर इनकम आपकी 10,000 है, तो सर इफेक्टिव टैक्स रेट 20% आ गया. तो 17,000 का सर टैक्स का खर्चा आ जाएगा पहले क्वार्टर में ना. तो सर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक जी सर. चलिए, एन एंटिटी प्रिपेयर क्वार्टरली इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद AS25. देखिए बेटा, जब भी हम ना अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात करते हैं, अगर कोई भी एस्टिमेट लगाते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं सर हम लोग ना, बल्कि ऐसे बोलता हूँ, देखिए जब भी हम अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाते हैं मतलब कोई प्रोविजन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट बन जाता है जी सर. अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर कोई भी चेंज होता है सर उसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव लेते हैं, ठीक जी सर. सर प्रोविजन का हम पहले क्या करते हैं सर, क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, ओपनिंग बैलेंस के साथ कंपैरिजन करते हैं, और ड्यूरिंग द ईयर का सर बाकी मतलब जो भी डिफरेंस आएगा प्रोविजन का सर वो ड्यूरिंग द ईयर का प्रोविजन होगा, ठीक जी सर. सर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम पे हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हर इंटरिम पीरियड सर अपने आप में एक एनुअल पीरियड है, ठीक जी सर. चलिए, An entity prepare quarterly interim financial report in accordance with AS25, ठीक है. The entity is engaged in sale of mobile phone and normally 5% of the customer claim on their warranty, ठीक. जनरली सर क्या होता है 5% जो आपका कस्टमर है वो वारंटी क्लेम करते हैं, ठीक. The provision in the first quarter was calculated as 5% of the sale to date, which was 10 million. ओके, तो पहले क्वार्टर में सर हमने प्रोविजन कितना रिकॉर्ड किया अपना 0.5 मिलियन आ गया. However, in the second quarter, a fault was found and warranty claim were expected to be 10% for the whole of the year. सर एक फॉल्ट मिला और वारंटी क्लेम सर एक्सपेक्टेड 10% है, तो सर ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, इसका इंपैक्ट हम प्रोस्पेक्टिव बेस पर लेंगे. सेल इन द सेकंड क्वार्टर सर कितनी 15 मिलियन. ओके, 10 मिलियन की सर सेल आपकी फर्स्ट क्वार्टर में, तो टोटल सेल सर 25 मिलियन होगी. सर आपका 10% सर आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे, तो 2.5 माइनस 0.5 मिलियन सर आपका 2 मिलियन सर आपका क्या आ जाएगा. देखिए अगर क्लोजिंग पूछेगा सेकंड क्वार्टर में सर ये आ जाएगा, अगर फॉर द क्वार्टर पूछेगा तो 2 मिलियन आ जाएगा सर. What would be the provision charged to the second quarter in the interim financial statement? सर आपका बी आ गया 2 मिलियन. चले जी सर. चलिए, AS26 क्वेश्चन 1 क्या लिखता है, Which of the following is not covered within the scope of AS26? Intangible asset held for sale in the ordinary course of business, सर इसे कवर नहीं करते. Asset arising from employee benefit, सर इसे कवर नहीं करते. A एंड B सर आपका C आ गया अभी तक आंसर. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी सर हम लोग कवर करके चलते हैं, ठीक जी सर. इंटेंजिबल एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इफ इट मीट द डेफिनेशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट. सर अगर वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मीट करते, ठीक है. इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. देखिए सर असेट को हम रिकॉर्ड तब रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इंटेंजिबल एसेट को एज ए एसेट तब रिकॉर्ड करेंगे जब फ्यूचर में बेनिफिट देगी और सर उसकी कॉस्ट का रिलायबल मेजर लग पाएगा, ठीक. द कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, तो सर सारी कंडीशन आ जाएंगे. डी आ गया.
सन लिमिटेड हैज परचेज्ड ए कंप्यूटर विद वेरियस एडिशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है, दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। प्लीज ध्यान देना, अगर सर आप ना असेट परचेज करते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक, तो सर कई बार क्या होता है, टेंजिबल असेट के साथ इंटेंजिबल असेट आ जाती है और इंटेंजिबल असेट के साथ टेंजिबल असेट आ जाती है। सर हम ये देखते हैं कि मेजर अमाउंट किसका है। अब यहाँ पे देखिए सर, आपने कंप्यूटर परचेज किया है एडिशनल सॉफ्टवेयर के साथ सर, और जो कि इंटीग्रल पार्ट है सर कंप्यूटर के, तो सर यहाँ पे आप टेंजिबल असेट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक जी सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ एज 26 रिकॉग्नाइज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एज टेंजिबल असेट, तो सर ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए आगे आगे क्या लिखते हैं। एच लिमिटेड डेवलप ए टेक्नोलॉजी टू एनहांस द बैटरी लाइफ ऑफ मोबाइल डिवाइस, ठीक। सर एच लिमिटेड ने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी डेवलप की मोबाइल डिवाइस की बैटरी लाइफ को एनहांस करने के लिए, ठीक है। एच हैज कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 5 लाख, ठीक है। एच एस्टिमेट द लाइफ ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलप टू बी 3 ईयर, ठीक है, बट द कंपनी हैज फोरकास्टेड दैट 50% ऑफ द सेल विल बी इन ईयर 1। देखिए इंटेंजिबल एसेट को हम लोग कैसे अमोर्टाइज करते हैं, इन द रेस ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट। अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट सर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता तो फिर एसएलएम के बेस पे, ठीक। 35% इन ईयर 2 एंड 15% इन ईयर 3। व्हाट शुड बी द अमोर्टाइज चार्ज इन द सेकंड ईयर। सर यहाँ पे एक्सपेक्टेड बेनिफिट दे रखा है, तो सेकंड ईयर में सर आपका 35% है, तो सर ये अमाउंट आ जाएगा एक्सपेक्टेड बेनिफिट के हिसाब से। सर हम क्या करें, एक्सपेक्टेड बेनिफिट के रेशो सर हम क्या करें, अमोर्टाइज कर लेंगे, ठीक है जी सर। ये अमाउंट आ गया सर आपका 175, ऑप्शन बी आ गया, ठीक। चलिए AS28 देखिए क्या लिखता है, इफ देयर इज इंडिकेशन दैट एन असेट मे बी इंपेयर्ड। सर अगर इस बात का इंडिकेशन है कि असेट इंपेयर्ड होगी, बट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द असेट इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। सर क्या होता है, इंडिकेशन है कि असेट का इंपेयरमेंट होगा लेकिन रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो सर इंपेयरमेंट लॉस तो निकलेगा नहीं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, उस केस में हम लोग ना सर रिव्यू करते हैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को, आपका स्क्रैप वैल्यू को, और सर आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को, और एमोटाइजेशन मतलब एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन के मेथड को, ठीक, एज पर AS10। तो मैं दोबारा बोल दूं इस बात को, हाँ जी, अगर सर जो आपका रिकवरेबल अमाउंट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कैरिंग अमाउंट, और इंडिकेटर है सर आपका इंपेयरमेंट का, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एज पर सर AS10 हम लोग रिव्यू करेंगे एस्टिमेट यूजफुल लाइफ को, सर स्क्रैप वैल्यू को, और सर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को, ठीक जी सर। इफ देयर इज एन इंडिकेशन दैट द एन एसेट मे बी इंपेयर्ड बट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, द फॉलोइंग आर ट्रू, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस तो निकलेगा नहीं, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड द कंपनी कैन कंटिन्यू, नहीं सर, देन इट इज शुड रिव्यू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ये आ गया सर, स्क्रैप वैल्यू एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ AS10, ठीक जी सर। चलिए इन केस गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए सर अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होती है तो हम लोग क्या करते हैं सर, दो अप्रोच के हिसाब से उसे एलोकेट करते हैं, ठीक जी सर। अप्लाई बॉटम अप टेस्ट इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू CGU अंडर रिव्यू। अप्लाई टॉप डाउन बेस्ट सॉरी top down test if goodwill cannot be allocated. Apply both bottom up test and top down test if goodwill cannot be allocated. सर C आ गया। अप्लाई आइदर, नहीं सर आइदर नहीं आएगा, यहाँ पे कह रहा है बॉटम अप, यहाँ पे कह रहा है टॉप डाउन, यहाँ पे कह रहा है सर दोनों, यहाँ पे कह रहा है कोई एक, नहीं सर दोनों आ जाएंगे, ठीक जी सर। चलिए इन केस ऑफ कॉर्पोरेट असेट इन बैलेंस शीट ऑफ एंटिटी द फॉलोइंग इज ट्रू। सर सेम आंसर आ जाएगा इसका भी, आपका अप्लाई बॉटम अप टेस्ट टॉप डाउन टेस्ट, अप्लाई बोथ, सर C आ जाएगा थर्ड का, ठीक है जी सर। चलिए इन केस ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस विच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए सर अगर इंपेयरमेंट लॉस के रिवर्सल की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, गुडविल रिटर्न ऑफ कैन नेवर बी रिवर्स, नहीं सर रिवर्स हो सकती है सब्जेक्ट टू कंडीशन फुलफिल करने के बाद, ठीक जी सर। गुडविल रिटर्न ऑफ कैन बी रिवर्स्ड विदाउट एनी कंडीशन टू बी मेट, नहीं सर कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। गुडविल रिटर्न ऑफ कैन बी रिवर्स्ड ओनली इफ सर्टेन कंडीशन आर मेट, सर ऑप्शन C आ जाएगा। चले हाँ जी आइए AS29 सर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए प्रोविजन। सर जो प्रोविजन होता है ना उसमें बेसिकली क्या होता है सर, आपका अनसर्टेनिटी होती है टाइमिंग और अमाउंट को लेकर, ठीक जी सर। ए प्रोविजन इज ए लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, बिल्कुल ठीक है। ए प्रोविजन इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन, नहीं सर पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है और सर उसमें अमाउंट का आप रिलेबल एस्टिमेट लगा पाते हैं, ठीक। ए प्रोविजन इज ए क्रेडिट बैलेंस सेटअप ऑफ ऑफसेट ए कॉन्टिजेंट असेट, नहीं सर। ए प्रोविजन इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, नहीं सर सॉरी। क्वेश्चन 2 देखिए क्या लिखता है, X company is a business that sell सेकेंड हैंड कार। सर X कंपनी का एक बिजनेस है जो कि सेकेंड हैंड कार बेचती है। इफ ए कार डेवलप ए फॉल्ट विद इन 30 डेज ऑफ द सेल, ठीक है, X लिमिटेड विल रिपेयर इट फ्री ऑफ चार्ज। सर अगर मान लो 30 डेज के अंदर कार के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो सर वो उसे फ्री ऑफ
चार्ज के साथ सर क्या करेगी सर, उसे रिपेयर करके देगी। ठीक है जी सर। आगे देखिए क्या लिखता है, एट 1 March X1 एक्स कंपनी हैड मेड ए प्रोविजन फॉर द रिपेयर ऑफ 25,000। ठीक है सर, 1 मार्च को कंपनी ने क्या किया सर, 25,000 का प्रोविजन क्रिएट किया। ठीक, एट 31 March X1 एक्स कंपनी कैलकुलेटेड दैट द प्रोविजन शुड बी 20,000। ठीक है, व्हाट एंट्री शुड बी मेड फॉर द प्रोविजन इन एक्स कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ। सर मंथली अगर एंट्री पास करेंगे तो सर आप क्या करेंगे, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन, 5,000 का प्रोविजन सर आप रिवर्स कर देंगे, मतलब क्रेडिट करते हैं। ठीक जी सर। चलिए, चार्ज का मतलब P&L अकाउंट में चार्ज करना, क्रेडिट मतलब इनकम होगी एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि आपका प्रोविजन यहाँ पे रिड्यूस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट द स्टेटमेंट बिलो डिस्क्राइब a possible obligation that arise from past event and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of the entity। सर हमेशा contingent liability की बात होती है सर ये। ठीक जी सर। चले हाँ जी, जेड लिमिटेड हैज कमेंस्ड ए लीगल एक्शन अगेंस्ट वाई लिमिटेड। सर जेड लिमिटेड ने क्या किया, एक लीगल एक्शन सर कमेंस किया वाई लिमिटेड के अगेंस्ट, क्लेमिंग सब्सटेंशियल डैमेज फॉर सप्लाई ऑफ ए फॉल्टी प्रोडक्ट। ठीक सर, जेड ने सर क्या किया, लीगल एक्शन कमेंट्स किया वाई के अगेंस्ट और क्लेम किया कि उसने फॉल्टी प्रोडक्ट को सप्लाई कर दिया। ठीक, द लॉयर ऑफ वाई लिमिटेड हैव एडवाइज दैट द कंपनी इज लाइकली टू लॉस द केस ऑल्दो द चांस ऑफ पेइंग द क्लेम इज नॉट रिमोट। क्योंकि अगर सर रिमोट लाइवलीहुड है तो उसके हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक जी सर। द एस्टिमेट पोटेंशियल लायबिलिटी एस्टिमेट बाय द लॉयर आर लीगल कोस्ट। सर इसका तो प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव द आउटकम ऑफ द केस जो भी रहेगा ये हमें अमाउंट पे करना, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। सेटलमेंट इफ द क्लेम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। सर इसे हम क्या करेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ जेड लिमिटेड, क्रिएट प्रोविजन नहीं, मेक ए डिस्क्लोज ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं, क्रिएट ए प्रोविजन 50,000 एंड मेक ए डिस्क्लोज ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आपका 5 लाख। ठीक जी सर। चलिए, मतलब ऑप्शन सी आ गया यहाँ पे ना, इंट्रोडक्शन ऑफ एएस, इंडेस, आईएस एंड आईएफआरएस। देखिए क्या लिखता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी इन इंडिया आर इशूड बाय। सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वो एंटिटी होती है जो सर आपकी कंपनी नहीं है, तो सर उसके लिए सर जो एएस इशू करते हैं कौन इशू करता है सर, आईसीआई इशू करता है। ठीक जी सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, कहता है हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड बी, सर ये तो दोनों ठीक है, तो ये हाई जाएगा। मैनिपुलेट द डेटा फॉर द मैनेजमेंट, नहीं सर आपका सी। इट इज असेंशियली टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी इन ऑर्डर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी, बिल्कुल। कंपेरेबिलिटी, बिल्कुल। आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन आ गया। विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्लीज ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे सर रिकमेंडेशन नहीं बोला, उसने अप्रूवल बोला। ठीक, एंड देयर मॉडिफिकेशन फॉर पर्पज ऑफ एप्लीकेबिलिटी टू कंपनी, सर एमसीए आपका बी आ जाएगा फोर्थ का। ठीक जी सर। चलिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, बिल्कुल ठीक है। कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द थ्री आ जाएगा सर। ठीक जी सर। तो सिक्स्थ का आंसर, सॉरी फिफ्थ का आंसर सर आपका डी आ गया। देखिए क्या लिखता है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी विच आर नॉट लेवल 1 एंटिटी। सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है जो कि लेवल 1 एंटिटी नहीं है। ठीक है, whose turnover excluding other income exceed rupees but does not exceed 250 crore in immediately preceding accounting year are classified as level 2 entity। सर level 2 entity में आपका 50 करोड़ but not less than आपका मतलब but does not exceed रुपी 250 करोड़ आता है, तो 50 करोड़ आ जाएगा सर यहाँ पे, ऑप्शन सी आ गया। ठीक जी सर। द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी फॉलोइंग इन लेवल 2। सर लेवल 2 में ए 17 10 भी है, 2 भी है, 13 ही अप्लाई है, ए 17 सर नॉट एप्लीकेबल आ गया। ठीक जी सर। चले हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। All non-corporate entity engaged in commercial, industrial and business reporting enterprise whose turnover excluding other income exceed 250 crore in the immediately preceding accounting year are classified as। सर अगर 250 करोड़ से ऊपर की बात करता है तो लेवल 1 में आता है। ठीक, चलिए। All non-corporate entity engaged in commercial, industrial or business activity having borrowing in excess of rupees 2 crore but does not exceed आपका 10 करोड़, सर आपका लेवल 3 में आता है ये ना। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, सर आपका लेवल 3 एंटिटी। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी मीन्स ए कंपनी विच मे बी ए बैंक, नहीं सर बैंक हमेशा सर आपका नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी के अंदर आएगा।
हुज टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, ये आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, नहीं सर, ये तो आपका उसमें दे रखे होता है ना अलग अलग बाइफरकेशन, तो सर आपका नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए सर स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी आइडेंटिफाई करने के लिए, नॉन एसएमसी आइडेंटिफाई करने के लिए सर आपकी जो टर्नओवर है वो 250 करोड़, मतलब नॉट एक्सीड 250 करोड़ सर आपका किसमें के अंदर आता है, एसएमसी के अंदर, ठीक है जी सर। हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, नहीं सर, बी आ गया। चलिए, मतलब अलग अलग लिमिट ना आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए दे रखी, ठीक जी सर। नेक्स्ट चैप्टर है सर आपका फ्रेमवर्क का चैप्टर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, अपने जो मेन चैप्टर है उसके एमसीक्यू कवर करेंगे। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए क्या लिखता है, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट, सर गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है वो क्या एज्यूम करके चलता है सर, जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा बिजनेस चलता रहेगा। द बिजनेस कैन कंटिन्यू इन ऑपरेशनल एक्सटेंस फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, बिल्कुल ठीक है सर। द बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू इन ऑपरेशनल एक्सटेंस फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, सर रोंग। द बिजनेस इज कंटिन्यूइंग टू बी प्रॉफिटेबल, सर जरूरी नहीं कि प्रॉफिटेबल हो। द बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू इफ इट इज नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट, नहीं सर, आपका ऑप्शन ए आएगा। टू प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, सर आपका रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी होती है, ये देखिए सर ऑप्शन बी आ गया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या क्या कंपोनेंट होता है, बैलेंस शीट सर उसका कंपोनेंट होती है, ठीक। स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट सर उसका कंपोनेंट होती है। ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है सर ये नहीं आती। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी सर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती है, बट ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आती, ठीक जी सर। एंड अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल ठीक है। फॉर मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है सर। ए एंड बी बोथ आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि सर स्टैच्यू और आपका मतलब लीगली या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर चेंज है या मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन है सर, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं, ठीक जी सर। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैन बी चेंज ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी पार्टिसिपेंट, बिल्कुल सर। इनकम अगर हम अर्न करेंगे तो सर इक्विटी बढ़ेगी, एक्सपेंसेस इनकट करेंगे तो इक्विटी बढ़ेगी सर। ऑल ऑफ द अबव आ गया, ऑल ऑफ द 3 आ गया, तो आप यहाँ पे एक काम करेंगे, ऑप्शन डी पे टिक कर लेंगे, ठीक है जी सर। चलिए अब चलते सर चैप्टर पे, आप एक काम करेंगे इस पे डी पे टिक कर लिया ना जी सर। आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे, बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 सर अपना है सीएफएस का, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आइए, जिसमें सर आपका AS21, AS23 एंड AS27 तीनों कवर है। बट जो एमसीक्यू सर वो आपके AS वाइज है, पहले 21 के, फिर 23 के, फिर 27 के। देखिए क्या लिखता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सर आपका सेपरेट आइटम होती है, ना इक्विटी का पार्ट होता है ना लाइबिलिटी का पार्ट होता है, ठीक। एज ए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी नो, एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी नो, सेपरेटली फ्रॉम लाइबिलिटी एंड इक्विटी ऑफ द पेरेंट शेयर होल्डर, बिल्कुल ठीक है सर, सी आ गया। माइनॉरिटी ऑफ द सब्सिडरी इज एंटाइटल टू कैपिटल प्रॉफिट, सर कैपिटल रेवेन्यू दोनों प्रॉफिट आते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, सर ऑप्शन सी आ गया। इन कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी इज एलिमिनेटेड इन फुल, म्यूचुअल इंडेप्टनेस को सर हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक। इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट द शेयर ऑफ द आउटसाइडर इन द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी मस्ट बी नोन एज सोन एज, सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन होता है सर सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट का वो हिस्सा जो ओन्ड बाय आउटसाइडर बट कंट्रोल बाय अस, उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक जी सर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड बाय द सब्सिडरी कंपनी विल अपीयर इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सर आपका ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर, ठीक जी सर। इन्होंने शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ऑप्शन दिया नहीं, करंट लायबिलिटी आ जाएगा सर। चलें जी सर, चलिए AS23 देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सर आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एन एंटरप्राइज कैन इन्फ्लुएंस द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग बाय मैनी वे लाइक, सर हमें बताना है यहाँ पे कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसीजन को सर एंटिटी कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और गवर्निंग बॉडी ऑफ द इन्वेस्टिंग, सर इन्वेस्टिंग जो गवर्निंग बॉडी है उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर मतलब बोर्ड है सर, उसमें अपने डायरेक्टर बैठा के रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिप्रेजेंटेटिव बैठा के सर उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है, बिल्कुल सर ये हो जाएगा। पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, बिल्कुल सर। इंटरचेंज ऑफ मैनेजर पर्सन, बिल्कुल सर। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे सर चारों आ जाएंगे, सी आंसर आ गया। ए लिमिटेड इज होल्डिंग 90% शेयर इन बी लिमिटेड, ठीक है, एंड 10% शेयर इन सी लिमिटेड, ठीक है, एंड बी लिमिटेड इज होल्डिंग 11% शेयर इन सी लिमिटेड। सर ए के 90% शेयर बी में है, 10% शेयर सर आपके सी में है, और
11% शेयर सर, मतलब 11% शेयर सर बी के सी में, ठीक जी सर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सर आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इन दिस केस ए लिमिटेड इज पेरेंट ऑफ बी लिमिटेड, सर ए के पास मोर देन 50% होल्डिंग है तो पेरेंट कंपनी बन गई, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। एज फार एज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी इज कंसर्न, ए लिमिटेड हैज ए टोटल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होल्डिंग, सर ये इनकरेक्ट हो गया। सी लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड, सर सी देखिए एसोसिएट बन जाएगी कैसे सर, बी किसकी बात मानेगा, ए की बात मानेगा, ठीक जी सर। तो 11% होल्डिंग सर किसके पास है, बी के पास है, तो इस 11% की वोटिंग भी सर कैसे जाएगी, जैसे ए चाहेगा, और 10% की वोटिंग भी कैसे जाएगी सर, जैसे ए चाहेगा, तो सर मोर देन 20% हो गया तो आपका एसोसिएट बन गया जी सर। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर सर इसका ए आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए, ए लिमिटेड एक्वायर 10% स्टेक इन बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, एंड फर्दर 15% ऑन 1 अक्टूबर। अदर इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सर 10% आपका 1 लाख से, 15% सर 155 से, ठीक जी सर। नेट असेट ऑन 1 अप्रैल सर आपका 850 है, तो आपका 1 अप्रैल को आपने 10% शेयर लिए थे ना, तो 85,000 नेट असेट में शेयर आ गया। और 1 अक्टूबर को सर आपका 15% है तो 150 सर नेट असेट में शेयर आ गया। सर यहाँ पे देखेंगे तो 15,000 की गुडविल आ गई, और यहाँ पे सर 5,000 की गुडविल आ गई, सर 20,000 की गुडविल आ गई। चले जी सर, चलिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, सर गुडविल आ जाएगी 20,000 से। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 10% स्टेक ऑफ बी लिमिटेड, ठीक जी सर, ऑन 1 अप्रैल एंड फर्दर 15% ऑन 1 अक्टूबर ड्यूरिंग द सेम ईयर। अदर इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज, सर आपका 1,145 है, 85 सर 15,000 की गुडविल, सर यहाँ पे आपका 1,45,000 की गुडविल, तो सर गुडविल आपकी टोटल कितने से आ जाएगी, एक सेकंड 15% है ना, 150 आ गया, सॉरी 150 आ गया सर आपका शेयर इन नेट असेट, तो 5,000 का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, नेट करके सर 10,000 की गुडविल आ जाएगी। चलिए, ऑप्शन ए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सर आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन केस एन एसोसिएट हैज मेड ए प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड, सर एसोसिएट के केस में अगर उसने प्रपोज डिविडेंड का प्रोविजन बनाया है, दैट इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट इट परटेन टू दैट रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट द इन्वेस्टर शेयर ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एसेट शुड बी कंप्यूटेड विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रपोज डिविडेंड, बिल्कुल सर, हम लोग क्या करते सर अपने हिस्से का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेते हैं एज ए इन्वेस्टर विदाउट टेकिंग एनी इंपैक्ट ऑफ सर प्रपोज डिविडेंड, ठीक जी सर। हाँ, जब डिविडेंड डिक्लेयर होकर हमें मिलता है तो हम उससे सर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रिड्यूस कर देते हैं, ठीक, ये करेक्ट है। In case an associate has made a provision for proposed dividend, sorry, dividend declared after the, एक second, in case an associate has made a provision for proposed dividend declared after the reporting period but it pertain to that reporting year, in its financial statement the investor share of result of operation of the associate should be computed after taking, नहीं सर बिफोर टेकिंग आता है, तो ये करेक्ट नहीं है। द पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऑफ द इन्वेस्टी हेल्ड बाय द इन्वेस्टर शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, बिल्कुल सर, हम लोग सर जब वोटिंग पावर को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कंसीडर नहीं करते, ठीक। द पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऑफ द इन्वेस्टी हेल्ड बाय द इन्वेस्टर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, नहीं सर ये रॉन्ग है। फर्स्ट एंड थर्ड सर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड सर ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सर आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। The requirement relating to accounting for joint venture in CFS according to proportionate consolidation method as contained in AS27 apply only when CFS are prepared by venturer, बिल्कुल ठीक है सर। सर जब वेंचरर क्या करेगा, CFS बनाएगा सर, तभी सर वो क्या करेगा, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाएगा इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर एज पर AS27, ठीक जी सर। इनकरेक्ट पूछा उसने, ये तो करेक्ट है सर। The requirement relating to the accounting for joint venture in CFS according to proportionate consolidation method as contained in AS27 irrespective whether the consolidation financial statement are prepared by the venturer or not, नहीं सर ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सर अगर वो CFS बनाएगा तो ही सर आपका प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन लगेगा। एन इन्वेस्टर इन ज्वाइंट वेंचर विच डज नॉट हैव ज्वाइंट कंट्रोल, सर एक इन्वेस्टर है ज्वाइंट वेंचर में, सर उसका ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है, ठीक जी सर। should report its interest in joint venture in its CFS in accordance with AS13, 21 और 23 as the case may be, बिल्कुल ठीक है सर। अगर मान लो सर इन्वेस्टर का ज्वाइंट वेंचर में ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है तो उसके लिए सर क्या बनेगी, सब्सिडरी बन सकती है, एसोसिएट बन सकता है, या सर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बन सकती है, तो इनमें से कोई भी एस लग सकता है, ठीक जी सर। तो ये भी करेक्ट होगी सर, सेकंड इनकरेक्ट है।
पॉइंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी आ गया। ठीक जी सर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन। सर ज्वाइंटली कंट्रोल ऑपरेशन कौन सी फीचर नहीं है? ईच वेंचर हैज इज ओन सेपरेट बिजनेस। सर उनका अपना बिजनेस होता है, बिल्कुल ठीक है। आपने बताना कौन सी फीचर नहीं है? देर इज सेपरेट एंटिटी फॉर ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। सर ज्वाइंट वेंचर ऑपरेशन के केस में सर सेपरेट एंटिटी नहीं होती, तो सर ऑप्शन बी आ गया। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ए फीचर ऑफ ज्वाइंटली कंट्रोल असेट। सर इसमें से बताना आपने ज्वाइंटली कंट्रोल असेट का कौन सा फीचर नहीं है? देर इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, सर ये फीचर नहीं है। एक तो ये आ गया सर, ठीक है। देर इज ए कॉमन कंट्रोल ओवर द ज्वाइंट असेट। सर ज्वाइंट असेट के ऊपर तो कॉमन कंट्रोल होता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन ज्वाइंटली हेल्ड असेट आर शेयर्ड बाय वेंचर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक है सर। उसने नोट ए फीचर बोला है, ठीक है, तो ये ठीक है, ये ठीक है। इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो वेंचरर है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वेंचरर शो ओनली देयर शेयर ऑफ द असेट एंड टोटल इनकम अर्न्ड बाय देम अलोंग विद द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम। बिल्कुल सर, वो अपने हिस्से के असेट दिखाएंगे, अपने हिस्से के सर एक्सपेंसेस दिखाएंगे और अपने हिस्से के सर इनकम दिखाएंगे, ठीक है जी सर। चलिए, तो सर यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है इनकरेक्ट, मतलब नोट ए फीचर, तो सर पॉइंट नंबर 1 ओनली आपका थर्ड का आंसर ए आ जाएगा, ठीक जी सर। आइडेंटिफाई विच और आर द फीचर ऑफ ए ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी। वेंचरर क्रिएट ए न्यू एंटिटी, बिल्कुल सर। ऑल द वेंचरर पुल देयर रिसोर्स अंडर द न्यू बैनर, बिल्कुल ठीक है सर। दैट एंड दिस एंटिटी परचेज इट्स ओन असेट, मतलब जो एंटिटी है ना वो अपनी असेट परचेज करेगी। क्रिएट इट्स ओन लाइबिलिटी, अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करेगी। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द एंटिटी इटसेल्फ, ठीक है। सेल आर आल्सो मेड बाय द एंटिटी, ठीक जी सर, ये भी ठीक है। मतलब फीचर है सर आपका ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी का। द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द एंटिटी शेयर्ड बाय द वेंचर इन द रेशियो एग्रीड अपॉन इन द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, बिल्कुल सर। जो भी सर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट उन्होंने करा उसके साथ सर वो क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को एलोकेट करेंगे, ठीक जी सर। इसका जो सोल्यूशन है ना वो इंस्टीट्यूट ने गलत दे रखा अभी तक, आगे वो हो सकता है ठीक करते, क्योंकि मैंने उनको मेल भी लिखी इसके बारे में। तो यहाँ पे सर आपका सी आ जाएगा, इसमें तीनों पॉइंट आ जाएंगे, ठीक जी सर। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सर आपने आइडेंटिफाई करनी करेक्ट स्टेटमेंट को ना। फ्रॉम द डेट ऑफ डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ द प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड। सर जिस डेट से आप क्या कर रहे हैं प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड, सर आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक जी सर। If interest in entity is more than 50%, investment in such joint ventures should be accounted for in accordance with AS21, बिल्कुल सर। सर देखिए डिसकंटिन्यू कर देंगे आप प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड को, लेकिन फुल कंसोलिडेशन आ जाएगा क्योंकि आपके लिए सब्सिडरी बन गई है। सर करेक्ट पूछा उसने, ये करेक्ट है। इफ इंटरेस्ट इज 20% और मोर बट अप टू 50%, तो सर उस केस में हम क्या करेंगे सर, एसोसिएट बन जाएगी, इक्विटी मेथड लगाएंगे सीएफएस के अंदर, ठीक। इन्वेस्टमेंट इन सच ज्वाइंट वेंचर शुड बी अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद, एक सेकंड लाइन आगे पीछे होगी। इन्वेस्टमेंट आर टू बी अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद AS23, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन सीएफएस, ठीक, इक्विटी मेथड लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। फॉर ऑल अदर केस इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर इज ट्रीटेड एज पर AS13, बिल्कुल सर। या तो सर आपका देखिए प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन हट गया, या तो आपके लिए सब्सिडरी बनेगी, एसोसिएट बनेगा, या इन्वेस्टमेंट बनेगी, ठीक। फॉर दिस पर्पज द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द डेट ऑफ विच ज्वाइंट वेंचर रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट। सर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सर आपका पॉइंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बी में देगा, ठीक जी सर। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखिए क्या लिखता है। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी। सर आपका कैश फ्लो में आएगा ही नहीं है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन होगी, ठीक। शुड बी शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नहीं। शुड बी शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नो। शुड नॉट बी शोन एज इट इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज ए कैश फ्लो आइटम फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी बनेगी? कैश आउटफ्लो टू गवर्नमेंट फॉर पेइंग ऑफ टैक्स। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर टैक्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानते हैं, ठीक जी सर। कैश आउटफ्लो टू परचेज बॉन्ड इशूड बाय अनदर कंपनी। सर अगर अनदर कंपनी ने बॉन्ड इशू की तो अपने लिए इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक जी सर। कैश आउटफ्लो टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड, सर आपका फाइनेंसिंग में आएगा। कैश आउटफ्लो टू मेक पेमेंट टू ट्रेड पेबल, सर आपका ऑपरेटिंग में आएगा, ठीक जी सर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक्सेप्ट, मतलब सर आपने बताना कौन सा सर इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। इनकम टैक्स पेमेंट सर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर और कैश पेमेंट टू सप्लायर सर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। एक सेकंड, डिविडेंड पेड सर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए, हरि उत्तम ए स्टॉक ब्रोकर फर्म रिसीव्ड 150 एज प्रीमियम फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड फॉर परचेज ऑफ इक्विटी शेयर। सर देखिए वो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, तो सर वो जो भी आपका परचेज ऑफ शेयर वगैरह करेगी तो उसके लिए सर क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगी, ठीक जी सर। हाउ विल यू क्लासिफाई दिस अमाउंट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द फर्म? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
As per AS3 on cash flow statement, cash received by a manufacturing company from sale of share of ABC company should be classified as सर आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक जी सर। चलिए AS13 चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। देखिए द कोस्ट ऑफ राइट शेयर इज, सर राइट शेयर की कोस्ट जो है आपका एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सर, ऑप्शन ए आ गया। चले हाँ जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट, सर कॉस्ट लेस आपका अदर देन टेम्परेरी जो भी डिक्लाइन होता है, ऑप्शन बी आ गया। करंट इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट लोअर ऑफ सर कॉस्ट और फेयर वैल्यू, ठीक जी सर, विच एवर इज लेस, आपका ऑप्शन सी आ गया। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ओमेगा लिमिटेड ऑन कम राइट बेसिस 75 के हिसाब से, ठीक है जी सर। आपका तो 2000 शेयर इंटू 75 आ गया, 150 का अमाउंट आ गया। सब्सिक्वेंटली ओमेगा लिमिटेड मेड ए राइट इशू 1:1 की रेशो में सर आपका 2000 इंटू 60 120 270 कॉस्ट आ जाएगी, विच वाज सब्सक्राइब फॉर बाई ए, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द ईयर एंड सर आपका 270 आ जाएगी, ए आ गया, ठीक जी सर। चलिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड परचेज कॉस्ट बिल्कुल आएगा सर, ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड बिल्कुल आएगा सर, बोथ ए एंड बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर सर आपका है अमलगमेशन ऑफ कंपनी। इन केस ऑफ अमलगमेशन द एंट्री फॉर एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन स्टॉक इज मेड, सर हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैंसिल करते हैं सर आपका न्यू बुक्स में, ठीक जी सर। न्यू बुक्स मतलब न्यू कंपनी सर, परचेजिंग कंपनी, बाई परचेजिंग कंपनी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ गया, ठीक जी सर। इफ एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द वेंडर कंपनी आर पेड बाय द परचेजिंग कंपनी, सर देखिए जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे ना हमने पे कर दिया, मतलब न्यू कंपनी पे कर दी, परचेजिंग कंपनी पे कर दी, देन इन परचेजिंग कंपनी बुक द अकाउंट डेबिट इज, सर आपका गुडविल अकाउंट आएगा या कैपिटल रिजर्व अकाउंट आएगा, अगर परचेज की नेचर है, ठीक जी सर। सर इन्होंने गुडविल का ऑप्शन दे रखा तो ये आ जाएगा। चलिए अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी टू इनकॉर्पोरेट, सर आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी आता है, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक जी सर। अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इज प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एज अदर करंट असेट, नहीं सर, आपका सेपरेट लाइन आइटम आ जाती, ठीक है। हालांकि आपका गाइडेंस नोट ऑन शेड्यूल 3 जो दे रखा है उसमें ना सर एक ऑप्शन और दे रखा है कि आप नॉन करंट असेट में एज ए सेपरेट आइटम दिखाएंगे, यहाँ पे सर अदर नॉन करंट असेट लिखा एज सेपरेट आइटम आता, ठीक, एक ऑप्शन और होता है, यहाँ पे वो दे भी नहीं रखा। चलिए ए कंपनी इनटू विच इज द वेंडर कंपनी इज मर्ज इज कॉल्ड, सर एक कंपनी जिसमें वेंडर कंपनी मर्ज हुई है सर वो क्या कहलाएगी, सर ट्रांसफरी कंपनी कहलाती है, ठीक जी सर। इफ द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट असेट एट एग्रीड वैल्यू, ठीक है जी सर, ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, डिफरेंस शैल बी रिकॉर्डेड एज गुडविल आ जाएगा सर इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर सर आपका ब्रांच का चैप्टर। देखिए क्या लिखता है, इफ गुड्स आर इनवाइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट, सर हमने गुड्स ब्रांच को इनवाइस के कॉस्ट पे, ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द ब्रांच कैन बी एसर्टेन्ड बाय, सर ब्रांच का जो रिजल्ट है वो हम एसर्टेन कैसे कर सकते हैं सर, डेटर मेथड से कर सकते हैं सर, स्टॉक एंड डेटर मेथड से कर सकते हैं, ठीक जी सर। इन्होंने दो ही ऑप्शन दे रखे और आइदर बोल दिया, ठीक है जी। चलिए सर बाकी भी आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, सर आप ना जो ब्रांच का प्रॉफिट है सर किसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि ये दो मेथड ही है, बाकी मेथड का इसने ऑप्शन नहीं दे रखा, ठीक है जी सर। अंडर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पिनल अकाउंट मेथड, सर ट्रेडिंग एंड पिनल अकाउंट मेथड के अंदर हेड ऑफिस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सर हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। ईच ब्रांच इज ट्रीटेड सेपरेट एंटिटी, बिल्कुल सर, तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा, ठीक। चलिए गुड्स में भी इनवाइस टू ब्रांच एट कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, होलसेल प्राइस, सर वो किसी प्राइस पे भेज सकता है सर, सी आ जाएगा, बोथ लिखा ना यहाँ पे। चलिए अंडर डेटर मेथड ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज, सर डेबिट कर देते ब्रांच अकाउंट में, डेबिट टू ब्रांच अकाउंट आ गया, ठीक जी सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच विल हैव द फॉलोइंग इफेक्ट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट विल बी डेबिटेड, बिल्कुल सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बिल्कुल सर, बोथ ए एंड बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सर आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक जी सर। देखिए क्या लिखता है, when the object of reconstruction is usually to reorganize capital or to recompound with creditor or to effect economic, then type of reconstruction is called, सर आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विदाउट लिक्विडेशन होता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी बंद नहीं होती यहाँ पे ना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विद लिक्विडेशन नहीं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विदाउट लिक्विडेशन आ जाएगा, ठीक है जी सर, ऑप्शन बी आ गया। आगे बढ़ते हैं, द एक्यूमुलेटेड लॉस अंडर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिल्कुल ठीक है सर। ए प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच इज कैरिड आउट विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी एंड फॉर्मिंग ए न्यू वन इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि सर कोई कंपनी बंद नहीं होती यहाँ पे,
Reconstruction is a process by which affairs of a company are reorganized by रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीमेजरमेंट ऑफ लाइबिलिटी। बिल्कुल सर, रिकंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं सर, एसेट को रिवैल्यू करते हैं, लाइबिलिटी को रीअसेस रीमेजर करते हैं, लॉस को राइट ऑफ करते हैं, ठीक है जी सर। राइट ऑफ द लॉस ऑलरेडी सफर्ड बाय द रिड्यूसिंग द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर एंड और वेराइंग द राइट अटैच टू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर। बिल्कुल सर, या तो सर पेड अप वैल्यू रिड्यूस करते हैं या सर आपका राइट को वेरी करते हैं सर, ठीक। बोथ ए एंड बी आ जाएगा, फोर्थ में सी आ गया। फॉर रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल द परमिशन हैज टू बी सोट फ्रॉम, सर कोर्ट से परमिशन लेनी होती है हमें, ठीक। चलिए, इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ओनली वन कंपनी इज लिक्विडेटेड, नहीं सर। टू और मोर कंपनी आर लिक्विडेटेड, नहीं। नो कंपनी इज लिक्विडेटेड, सर कोई कंपनी बंद नहीं होती, ना कोई अमलगमेशन होता, ठीक है, सी आ गया। चलिए, इसके बाद क्या लिखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेड पेबल एज पर शेड्यूल 3 विद इंक्लूड, सर ट्रेड पेबल में क्या क्या आएगा, ड्यू पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, नहीं सर। इंटरसेक्टेड ऑन ट्रेड पेबल, नहीं सर। इंटरसेक्टेड ऑन ट्रेड पेबल तो बल्कि आपका अदर करंट लायबिलिटी के अंदर जाता है, ठीक है जी सर। बिल्स पेबल, सर ये आ जाएगा ट्रेड पेबल में, ठीक जी सर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग, सर रिजर्व एंड सरप्लस। Fixed asset held for sale will be classified in the company balance sheet as current asset. Current maturity of long term will come under सर आपका short term borrowing के अंदर, बी आ गया ना जी सर। चलिए, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फॉर करंट ईयर इज मेड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर, सर डेप्रिसिएशन आपका जो भी करंट ईयर का होता है, कोई एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन है उसके बाद। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फॉर करंट ईयर इज मेड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन असेट फॉर द करंट ईयर एज एंड एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ पास्ट ईयर, बिल्कुल ठीक है सर, बी आ जाएगा प्राइस में ना, ठीक जी सर। चलिए, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी एज पर सेक्शन 68(1) ऑफ द कंपनी एक्ट, बायबैक ऑफ ओन शेयर बाय द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, बिल्कुल ठीक है। 20% गलत है, 15% गलत है, 10% गलत है, ठीक। द कंपनी आर परमिटेड टू बाई बैक देयर ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, बिल्कुल सर, बाई बैक में ना सिक्योरिटी प्रीमियम हम यूज कर सकते हैं। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर, बिल्कुल सर, बोथ आ जाएगा। व्हेन ए कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व इज सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, सो परचेज शैल बी ट्रांसफर्ड इनटू, सर अगर कंपनी क्या करती है अपने शेयर को परचेज करने में बाई बैक करती है, ठीक है, फ्री रिजर्व से, तो हम लोग क्या करते हैं सर, नॉमिनल वैल्यू के बराबर अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ जाएगा पी, ठीक जी सर। चले, हाँ जी, आइए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपने बताना सर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बायबैक इज फॉर मोर देन 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, नहीं सर, आपका बायबैक जो है ना वो 20% तक होता है, ये देखिए सर यहाँ पे भी ना, पार्टली पेड अप शेयर कैन नॉट बी बॉट बैक, बिल्कुल ठीक है सर। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर सेल एक्सीड 25%, नहीं सर, एक्सीड तो हो नहीं सकता। पार्टली पेड अप शेयर कैन बी बॉट बैक, नहीं सर, तो बी आ गया। प्रीमियम मतलब एक्सेस ऑफ बायबैक प्राइस ओवर द पार वैल्यू पेड ऑन बायबैक शुड बी एडजस्टेड अगेन, सर फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम, सी आ गया, दोनों ऑप्शन आ गए ना। एडवांटेज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर इंक्लूड टू, सर बायबैक से एक एडवांटेज हमें ये होता है कि जो प्रमोटर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। ए, एनकरेज अदर टू मेक होस्टाइल बिड टू टेक ओवर द कंपनी, डिक्रीज प्रमोटर होल्डिंग, नहीं सर, प्रमोटर होल्डिंग तो इंक्रीज होती है। डिस्करेज अदर टू मेक होस्टाइल बिड टू टेक ओवर द कंपनी एज द बायबैक विल इंक्रीज द प्रमोटर होल्डिंग, सर ये जो ए पॉइंट है ना इसमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, सी में सर सेंटेंस कंप्लीट है, तो एडवांटेज में सर ये सी पॉइंट आ जाएगा आंसर, ठीक। चलिए, इसी के साथ सर अपने एमसीक्यू जो हैं वो समाप्त होते हैं। आपने खूब सारी मेहनत करनी है, एग्जाम में सर अच्छे से परफॉर्म करके आना है, और ये जो टाइम चल रहा ना ये आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम है, इसे अच्छे से यूटिलाइज करना, बिल्कुल एक सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करनी है। चलिए, मिलते किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और हाँ इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।